अरे ओए पंटर लो। अरे मेरा फोन किसके पास है देख। अरे भाई मेरे को ही नहीं मालूम। किसी के पास तो है। गया तो गया, नया ले लेंगे। क्या टेंशन है। फोन गया तो नया आ जाएगा। अरे अच्छा तेरे पास है। थैंक्स मैन। मिल गया मिल गया मिल गया। नया लेने की जरूरत नहीं है अभी। बच गया, नहीं तो मैं सोचा था नया लेना पड़ेगा। सो गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून, पर गुड मॉर्निंग। पर गुड आफ्टरनून भी है साथ में, और गुड मॉर्निंग भी है। गुड इवनिंग नहीं है। तो एक काम करते हैं, गुड आफ्टरनून भी करते हैं, गुड इवनिंग भी करते हैं, गुड मॉर्निंग भी करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों और दोस्तियों, मेरे पंटर और पंटरियों, मेरे झंपो और झंपियों, मेरे तोड़ और तोड़ियों। तो अगर तुम लोग के आपस का वार्तालाप हो जाए तो मैं कुछ। हेलो हेलो हेलो, हाँ। आपस की कुछ वार्तालाप खत्म हो जाए तो मैं कुछ बात करूं। प्लीज मुझे बात करने दो ना यार, मेरे को अच्छा लगेगा यार, मैं सर हूं यार। ऐसे मुझे लगता है। अच्छा हो, हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। इट वॉज वेरी नाइस। इट वॉज सो नाइस ऑफ यू। तो मेरे भाई और बहनों, तो मालिक, ओके सर, उसने भगाया, सॉरी यार, वो उसने भगाया, मैंने नहीं बोला उसको। मैं बोला आराम से फोटो वोटो खींचो, कोई टेंशन नहीं है। अरे फालतू में क्या साला, गाली देके उसको भगाने का था। तो गुड आफ्टरनून मालिक, होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड, और आशा करता हूँ कि आप तोड़ करोगे मालिक। तो अब कहानी को एक बार मैं कल वो जो ख़त्म किया था उसको एक थोड़ा सा अच्छे से पॉइंट को क्लोज कर दूं। ओके, जो आर्टिकल का पॉइंट था उसको अपन एंड करते हैं। आर्टिकल के कॉन्सेप्ट में अगर आपको याद होगा, ओके, मैंने आपको टोटल दो डॉक्ट्राइन पढ़ाए थे और उसके अंदर का एक तीसरा डॉक्ट्राइन था। एक कॉन्सेप्ट था डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एक कॉन्सेप्ट था डॉक्ट्राइन ऑफ, ओके, अगर आपको याद है तो अल्ट्रा वायर्स, एंड और एक था डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस अगर आपको याद होगा, अल्ट्रा वायरस के इसमें कॉन्सेप्ट ऐसा था कि आप कोई भी एक्ट मेमोरेंडम से अगेंस्ट करते हो तो वो एक्ट को वैलिडिटी नहीं मिल सकती, इवन इफ अगर बाद में स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया गया फिर भी। ये पॉइंट याद रख लीजिए। दूसरा कॉन्सेप्ट, ओके, अपन ने अभी डिस्कस किया कि भाई यार, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अपने को इंटरनल रेगुलेटरीज को दिखने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड एक था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये माना जाएगा कि आप भले पढ़े हो एमओए या नहीं पढ़े हो, हम मानेंगे कि आपने एमओए पढ़ा है। ओके, ये लॉजिक था। अब खाली एओए की बात कर रहा हूँ, एओए के ऊपर थोड़ा सा खाली वो अपडेट जो करना है मेरे को वो कर लेते हैं। तो एओए के पेज पे आ जाइए, दैट इज द लास्ट पॉइंट, जहां पर फिर इसके बाद अपन चालू करते हैं इंडियन कॉन्टेक्ट का वो पॉइंट। एओए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर आपको याद होगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है सर? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जब मैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की बात करता हूँ, ओके, ये इंटरनल अफेयर्स कैसे मैनेज होने चाहिए उसके ऊपर बात की गई है। मेमोरेंडम क्या है सर? मेमोरेंडम ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप डिफाइन करता है, ओके, लेकिन आर्टिकल्स इंटरनल अफेयर्स कैसे होने चाहिए उसके ऊपर चर्चा करता है। तो सर सेक्शन जो आता है आर्टिकल्स के लिए, ओके, मेक मेक श्योर, अच्छा मेरे को बताओ दोनों में से कौन सा स्ट्रिक्टली फॉलो होना ही चाहिए, मेमोरेंडम या आर्टिकल? मेमोरेंडम स्ट्रिक्टली, ओके, क्योंकि अगर वो नहीं फॉलो किया गया तो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस आएगा, लेकिन अगर आर्टिकल फॉलो नहीं किया गया तो क्या डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस आएगा? नहीं। डॉक्ट्रिन ऑफ इंट्रा वायर, क्या इंट्रा वायरस को रेक्टिफाई किया जा सकता है? यस, बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन और वट एवर यू नीड टू अपडेट, दैट कैन बी डन वेरी इजीली। इज दैट पॉइंट क्लियर मालिक? ये अपने डिस्कशन में ये ध्यान रखना है बस। अभी अपने को खाली इतना सा सेक्शन बचा हुआ था कि सेक्शन 4 अपने कर लिया था, सेक्शन 5 आर्टिकल में क्या क्या होना चाहिए, तो मैं खाली उसका अपडेट कर देता हूँ जो अपना उस दिन मैंने बोला था, एक बार मैं आपको अपडेट करूंगा नेक्स्ट मंडे को। ओके, तो आर्टिकल के अंदर सबसे पहला होना चाहिए कंटेन रेगुलेशन। अच्छा, सेक्शन नंबर कौन सा है ये आर्टिकल का? 5। ओके सर, आर्टिकल के इसमें वो जो केस लॉ पढ़े आपको पढ़ने पढ़ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, इग्नोर करिए। ओके, आर्टिकल में इसमें अब खाली एक ही चर्चा का विषय होगा, एमओए और एओए में फर्क क्या है, तो वो अपन डिस्कशन करेंगे। ओवरऑल एक जनरलाइज पॉइंट एकदम इजी है। पहले पॉइंट है आर्टिकल में क्या होता है? रेगुलेशंस, ये रेगुलेशन करती है। ओके, द आर्टिकल ऑफ कंपनी शैल कंटेन रेगुलेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दूसरा पॉइंट है इंक्लूजन ऑफ मैटर्स, ये पॉइंट को आप ध्यान दीजिए। द आर्टिकल शैल ऑल्सो कंटेन सच मैटर एज आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स। हाउएवर a company may also include such additional matter in articles as may be considered necessary for its management। अच्छा, याद करके बताओ आर्टिकल के फॉर्मेट कहां से हो गए? कौन सा? शेड्यूल 1 का कौन सा टेबल? ओके, ए बी सी डी किधर गया? एमओए।
FGHI ये था। ओके, ये वाला पॉइंट किसके लिए था? आर्टिकल। तो अब मेरे को बताओ, मेरा आर्टिकल कहाँ से इंस्पायर होगा? इंस्पायर मतलब कहाँ से कॉपी करेंगे? वही टेबल से। ओके, डिपेंडिंग, अब मैं टेबल से कॉपी कर रहा हूँ, वही वो बता रहे टेबल से कॉपी कर लिया। मैं ये बोल रहा हूँ उसके अंदर मुझे और कुछ एडिशनल डालना है, क्या आर्टिकल्स में डाल सकते हैं? यस, ये कॉन्सेप्ट है। ओके, ये लाइन का इंटरप्रिटेशन समझा जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आर्टिकल में जो आपको एडिशनल डालना है वो डाल सकते हो। ओके, आर्टिकल आपको रोकेगा नहीं कि आप ये नहीं डाल सकते। ओके, एमओए में क्या डाल सकते हो? जो बोला है वही। एमओए में तेरा और कुछ मन कर रहा है, नहीं नहीं सर मैं तो और कुछ दिखाना चाहता हूं, मैं तो और कुछ एमओए में देना चाहता हूं, मत भाई। ओके, जो तेरे को और एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाना है वो आर्टिकल में दिखा। ओके, किसमें? एमओए में। आपका एमओए का कंटेंट फिक्स है, अब ये याद रखिए। आप कोई भी कंपनी का एमओए डाउनलोड करिए, ओके, तो आपको एक्जैक्टली वैसे ही मिलेगा जो आपने पढ़ा है सेक्शन का, और खाली उसका फॉर्मेट कैसे मिलने वाला है? टेबल ABCDE के हिसाब से, बस फॉर्मेट वैसा रहेगा। कंटेंट कौन डिफाइन कर रहा है? सेक्शन 4। ओके, आर्टिकल में वैसी स्थिति नहीं है। आर्टिकल में है ना सेक्शन 4 रहेगा। किसी का आर्टिकल डाउनलोड किया तो अपने को मालूम पड़ेगा जो लिखा है टेबल FGHI में वो तो है भी, उसके अलावा बहुत सारी चीजें भी है। सर क्यों? येलो वाले पॉइंट से, क्योंकि आर्टिकल का सबसेक्शन 2 5 का सबसेक्शन 2 बोलता है आपकी मर्जी और डालना है एडिशनल तो डाल सकते हो। ओके, इधर तक की चर्चा क्लियर है मालिक? ठीक है, उसके अलावा बस ये याद रखिए मालिक, आराम से। मैं वापस बोल रहा हूँ, देखिए मैं कंपनी एक्ट में जा सकता था अपन क्योंकि ऑल टुगेदर कॉन्सेप्चुअली तो हो गया, लेकिन कुछ पॉइंट है इसीलिए मैं आपको एम्फसाइज करने बोल रहा हूँ। और ये चीज मेरे को थोड़ी सी लिंक की चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। ओके, और एक आध आपको एक आरटीबी का क्वेश्चन उस पर मिल जाएगा, इसलिए वो चर्चा का विषय, बाकी कोई ऐसा सच वो चर्चा का विषय भी नहीं होता। अगर मतलब अगर वो ऐसा कोई क्वेश्चन आरटीबी में नहीं दिखता मैं तो आरटीबी में है, तो इसके लिए इसका चर्चा का विषय है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सर अगला पॉइंट क्या है? ओके, अगला पॉइंट है इंट्रेंचमेंट का प्रोविजन। कुछ याद आया मालिक? क्या आपने पढ़ा ये इंट्रेंचमेंट का? इंट्रेंचमेंट क्या होता है? टू मेक द प्रोविजन मोर रिस्ट्रिक्टिव देन व्हाट? एसआर। ओआर से ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव करना इज नॉट इंट्रेंचमेंट। ओआर से ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव करना इज नॉट एन इंट्रेंचमेंट। एसआर से ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव करना इज कॉल्ड इंट्रेंचमेंट। इसको आपको आर्टिकल में डालना पड़ेगा। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझा देता हूं। देखिए, अगर लॉ ने बोला है ओआर लेना है तो ओआर लोगे, लॉ ने बोला है एसआर लेना है तो एसआर लोगे। ओके, लॉ ने बोला है ओआर लेना ही आपको, इधर डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे ना, डायरेक्टर को अपॉइंट करोगे ना, ओआर पास करो। क्या हम अपने आर्टिकल में लिखेंगे डायरेक्टर बिना ओआर के पास हो जाएंगे? देखो, लॉ ने जो बोला है हम उसको वायलेट नहीं कर सकते, लेकिन उसको रेस्ट्रिक्टिव बना सकते हैं। उसको क्या बना सकते हैं? रेस्ट्रिक्टिव। यानी मेरे को बताओ लॉ ने क्या बोला है? ओआर। क्या बोला है लॉ ने? अब मैं बोल रहा हूं ओआर की जगह हम एसआर लेंगे। हम ऐसा लिखना चाहते हैं आर्टिकल में, हम ऐसा लिखना चाहते हैं कि ओआर की जगह हम क्या लेंगे? एसआर। करिए मालिक, आप नॉर्मल रूटीन जैसे आर्टिकल अमेंड करते हो, ओके, वैसे आर्टिकल जैसे अमेंड हो रहे हैं वैसे अमेंड करिए। मैं बोल रहा हूं, देखो ओआर, देखो टेक्निकली समझो, आप टेक्निकली समझो। लॉ ने क्या बोला? मुझे क्या चाहिए? ओआर। मतलब कितने जन हाँ बोलने चाहिए? 50%। तो आप 50% के नीचे वाला क्राइटेरिया डाल ही नहीं सकते। पर क्या मैं उसको बढ़ा सकता हूं? यस। मेरे आर्टिकल मिल गया, मेरे को 75% चाहिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओआर की जगह क्या चाहिए? एसआर। इसको हम एंट्रेंचमेंट नहीं बोलते। इसको हम क्या नहीं बोलते? तुम समझ में आ रहा है? तो सर हमने आर्टिकल में अगर ऐसा लिखा है कि जिधर ओआर चाहिए था, एग्जांपल डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए क्या चाहिए था हमें? ओआर, लेकिन हमने क्या लिख दिया? एसआर। क्या ये एंट्रेंचमेंट है? नहीं, ये आर्टिकल का प्रोविजन है। सर अगर हमको ये आर्टिकल में डालना है तो आर्टिकल को अमेंड करिए और डालिए। सर अमेंड कैसे करें? सेक्शन 14 के हिसाब से। जैसे सेक्शन 14 बोल रहे ना वैसे जाइए, दिमाग खोड़ी मत करिए, और एडिशनल कुछ भी मत करिए, एडिशनल कुछ भी मत करिए। यानी ओआर को आपको क्या करना है? एसआर। हम उसको हम एंट्रेंचमेंट नहीं बोलते। हम एंट्रेंचमेंट क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एसआर से ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव होना चाहिए। किससे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव होना चाहिए? एसआर। अब मैं बोल रहा हूं, सुनिए मालिक, मैं बोल रहा हूं एक जगह मुझे डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए क्या चाहिए था? ओआर। अब मैं बोल रहा हूं 90% हाँ बोलने चाहिए तो ही डायरेक्टर अपॉइंट होगा। अब ये एंट्रेंचमेंट है। अब आपको सेक्शन 14 नहीं देखना होगा, सेक्शन 5 में आना पड़ेगा, क्योंकि एंट्रेंचमेंट प्रोविजन सेक्शन 5 में डील किया जाता है। तो एंट्रेंचमेंट क्या होता है? एंट्रेंचमेंट एसआर से ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव कोई प्रोविजन को बनाना इज कॉल्ड एंट्रेंचमेंट। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देता हूं, मेरे को बताइए। ओके, कहीं पर लॉ ने बोला इधर कुछ करना है तो एसआर चाहिए। लॉ ने क्या बोला? इधर कुछ करना है तो क्या चाहिए? क्या उसको ओआर कर सकते हैं? नहीं। समझ में कुछ आ रहा है? यानी देखो, लॉ जो बोल रहे हो उसे ज्यादा करो आप, लॉ जो बोल रहे हो उसे कम
नहीं कर सकते। तो आप मेरे को बताओ उससे ज्यादा करना है तो क्या कर सकते हैं, एंट्रेंचमेंट। यानी अगर एसआर को कोई भी जिधर भी लिखा होगा एसआर चाहिए, अब उसको हमको चेंज करना है, एसआर से ज्यादा चाहिए, तो हमको क्या करना है, एंट्रेंचमेंट। ओके, तो अभी इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा 2 मिनट की लिखते हैं। एंट्रेंचमेंट करने का आपको उस दिन मैंने एग्जांपल बताया था, किसको सपोर्ट करता है, ये माइनॉरिटी। अरे माइनॉरिटी का हर एक इसमें एंट्रेंचमेंट होगा ऐसा नहीं होएगा, वो लिखेंगे किस पर्पस के लिए एंट्रेंचमेंट चाहिए। अगर याद होगा आपको सैटरडे का एग्जांपल मैंने दिया था, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। मैंने बताया था आपको शेयर को क्या करना है, फॉरफिट करना है शेयर को, तो अपने को कौन सा प्रोविजन चाहिए, एंट्रेंचमेंट। अगर मैं उसको एसआर से ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव बना रहा हूं, सर ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या होगा। अच्छा ओके, अब एग्जांपल लेते हैं, सुनिए। मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे बाद इस कंपनी का डायरेक्टर मेरा बेटा ही बने, बाकी कोई नहीं बने, या रेदर देन मैं चाहता हूं कि मेरे को निकालना नहीं चाहिए कोई भी। मेरे को निकालना है तो 100% का हाँ होगा तो ही मैं निकलूंगा। अगर 75% का हाँ है मैं नहीं निकलूंगा। मेरे को कितने जन का हाँ चाहिए निकलने के लिए, 100। अगर तुम में से ये बोल रहा है निकलो, ये बोल रहा है निकलो, 50 भी बोल रहे निकलो, नहीं निकलेगा मैं। लॉ क्या बोल रहा है सर निकलने के लिए, लॉ बोलता है एसआर। लॉ क्या बोलता है, यानी कितने जन ने हाँ बोला तो निकलना पड़ेगा, 75% बोला हाँ निकलना है, यानी 100 में से कितने जन हाँ बोले, 75 बोले हाँ, तो निकलना पड़ेगा ना। लेकिन मैं चाहता हूं मेरे को ऐसा निकाले, ये 75 लोग निकाले ही नहीं। निकालना है तो कितने जन ने निकालना चाहिए, 100। अब मेरा क्वेश्चन है, अब मेरे को बताओ क्या इसके लिए मेरे पास व्यवस्था है कानून में, लॉ के कानून में व्यवस्था है क्या, कंपनी लॉ के कानून में व्यवस्था है क्या, हाँ क्या व्यवस्था है वो, एंट्रेंचमेंट। यानी आप सजेस्ट क्या करोगे, अगर मैं एग्जांपल मैं कंपनी का एमडी हूं, मैं आपके बताता हूं, मैं बोलता हूं मालिक मेरे को है ना ऐसा कुछ करना है कि जिसमें मेरे को निकाला ना जाए, और निकालने के लिए हम मेरे को प्रोविजन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और अच्छे से करना चाहिए, 95% बोलेंगे तो मैं निकलूंगा। तो इसके लिए आपको किसमें अमेंड करना पड़ेगा, आर्टिकल्स को अमेंड करना होगा तो कौन सा प्रोविजन डालना पड़ेगा, एंट्रेंचमेंट मतलब एनक्रोचमेंट। आत्मा क्लियर, ये सजेशन हो गया। अब मेरे को बताओ एनक्रोचमेंट करना है या एंट्रेंचमेंट करना है, आपने क्लॉज 3 पढ़ा होगा, सॉरी सबसेक्शन 3 पढ़ा होगा, तो एंट्रेंचमेंट का डेफिनेशन समझ में आया होगा। मेरे ख्याल से मालिक क्लियर। अब क्वेश्चन है एंट्रेंचमेंट इंक्लूड कैसे किया जाता है। तो पहला पॉइंट मेरे ख्याल से आप सबको मालूम होगा, द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट शैल ओनली बी मेड आइदर ऑन फॉर्मेशन और बाय अमेंडमेंट इन आर्टिकल। यानी एंक्रोचमेंट करना है तो आर्टिकल को अमेंड कर सकते हैं, या तो क्या कर सकते हैं स्टार्टिंग में। अब मेरे को तो स्टार्टिंग में क्या कंपनी के मेंबर है, क्या स्टार्टिंग में कौन है, सब्सक्राइबर। तो अगर सब्सक्राइबर सब लोग एग्री कर रहे तो क्या दिक्कत है। अरे सपोज अगर स्टार्टिंग में बनाया था तब कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं थे, तो बाद में रेस्ट्रिक्शन डालना है, क्या डाल सकते हैं, कैसे, अमेंड करके। लेकिन आगे की लाइन इंपॉर्टेंट थी, इधर अमेंड करने के लिए क्या बोला हुआ है, एग्रीड बाय, क्या लिखा है आगे, आगे बताओ मेरे को, ऑल मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड बाय एसआर इन द केस ऑफ पब्लिक कंपनी। समझ में आया। यानी मेरे को बताओ एक प्रोविजन आर्टिकल में डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर प्राइवेट कंपनी कितने जन हाँ बोलना चाहिए, सारे, और अगर पब्लिक कंपनी है तो एसआर, तभी ये पॉइंट डाला जा सकता है। झेपा मालिक ये। अच्छा सर अगर देखा जाए टेक्निकली देखा जाए ना, मैं आपको बता रहा हूं, अमेंडमेंट करना है किसको, आर्टिकल को, आपको क्या पास करना होगा, एसआर। किसमें लिखा हुआ है, सेक्शन 14 में, 14 एसआर पास करो, आर्टिकल अमेंड हो जाएगा। तो देखा जाए तो वो और ये तो सिमिलरिटी है, समानता ही है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में समानता नहीं है। प्राइवेट कंपनी में इधर कितने जन करने चाहिए, ऑल, और अगर मैं आर्टिकल को अमेंड कर रहा हूं तो कितने जन करने चाहिए, एसआर। तो सर क्या हो रहा है, अगर आर्टिकल को अमेंड करना है, आर्टिकल को कुछ अमेंड करना है, यानी एग्जांपल कुछ और प्रोविजन डालना है, आर्टिकल में कुछ रूल डालना है, कुछ रेगुलेशन डालना है, और इसका रूल और रेगुलेशन को चेंज करना है, तो हमेशा मुझे सेक्शन 14 काम आएगा और मुझे एसआर का पास करना पड़ेगा। भारत माता की, समझा। अब ये फाउंडेशन में तुम्हारे पास ज्यादा है नहीं तो इसकी चिंता नहीं है, लेकिन टेक्निकली आपको ये याद रखना चाहिए। अब मैं बोलूंगा आपको, मेरे को शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए 50% चाहिए लॉ के हिसाब से, मुझे चाहिए 90% हाँ बोले तो ही मैं शेयर फॉरफिट कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। अब मेरा क्वेश्चन है इस प्रोविजन को डालना है। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, आप सेक्शन 14 बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये आर्टिकल का अमेंडमेंट है। किसका अमेंडमेंट है, आर्टिकल, लेकिन इसको कौन डील करेगा, सेक्शन 5। तो इसके लिए आंसर आप क्या लिखोगे, सेक्शन 5 फॉलो करना है। आत्मा क्लियर, सेक्शन 5 में इस तरह से आंसर आएगा। अब मेरे को बताओ, अगर मैंने बोला होगा 80 प्राइवेट लिमिटेड है तो आप क्या बोलोगे, कितने जन का होना चाहिए, ऑल मेंबर्स। और मैं बोल रहा हूँ 80 लिमिटेड है तो कितने जन का होना चाहिए, एवरीबॉडी क्लियर। चर्चा आपको क्या हो रहा, फूट जाएगा ये आज।
अरे नहीं, क्या तोड़ दो मेरे को कोई, मैं बोल रहा हूँ। अरे वो थोड़ा सा मैं ये ध्यान रखता रहे, बाकी और कुछ नहीं। सर डायरेक्टर एंट्रेंचमेंट डाल सकता है अगर 98% 98 फेवर में है रहेंगे तो ही डायरेक्टर निकलेगा। हाँ, मेरे को बताओ, मेरे को बताओ, एंट्रेंचमेंट डालना है तो क्या डालता है, समझ में आया? ओके, तो डायरेक्टर निकलना है, आगे जाने के बाद और थोड़े से रेस्ट्रिक्शन समझेंगे वो है, पर वो सी फाइनल में जाने की बात है, अभी क्यों चिंता कर रहा है? पहले उधर पहुंच तो सही, पहले अपना एक लेवल क्लियर हुए फिर दूसरे लेवल पे जाते हैं। आत्मा क्लियर? तो अब मेरा क्वेश्चन नहीं आता है। ओके, मैंने क्वेश्चन पूछा एंट्रेंचमेंट के बारे में लिखो, तो आंसर कैसे लिखोगे? मेरे को आंसर का तरीका बताओ। सेक्शन 5, बढ़िया, अच्छा हुआ, ठीक है, आगे बताओ, आंसर बताओ मेरे को। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आंसर दो मेरे को। ओके, मेरे को बताओ, आप डायरेक्टली आंसर तो दोगे वो तो इजी रहेगा, लेकिन मेरे को आंसर लिख के बताओ। एटी प्राइवेट लिमिटेड है, ओके, इसमें अमित तातेड़ मैनेजिंग डायरेक्टर है, और अमित तातेड़ चाहता है कि उसको कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन से कोई निकाल नहीं सकते 100 अनलेस अनटिल 100% हाँ ना बोले, ये प्रोविजन डालना है। और ये आपके पास आता है एज ए कंसल्टेंट, आप कंसल्टेंट हो और आपसे पूछता है क्या ऐसा हो सकता है, अभी आपका आंसर क्या रहेगा? यस। अब मेरे को यस तो यस और नो तो समझ में आ ही गया, क्वेश्चन है लिखना क्या है। ये रट के रखना, क्योंकि अगर ये आया तो दूसरे लोग के पास ये पॉइंट ऑप्शन बेटर नहीं रहेगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। तो अपने को याद रखना, रट के क्या रखना है, लिखना क्या है। एंट्रेंचमेंट तो समझ में आ गया, तो आपको लिखना क्या है, स्क्रीन पे देख ले एक बार, ध्यान दे। 5 3 5 4 5 5, अच्छा ये ब्रैकेट क्या होता है? सबसेक्शन, और सेक्शन 5 बाहर लिखा हुआ है, तो 5 3 5 4 5 5। एंट्रेंचमेंट मैंने जैसे ही तेरे को बोला, आग बंद करके रटा हुआ होना चाहिए, 5 3 5 4 5 5, ऐसा ही। सर 5 3 क्या होगा? ओके, एंट्रेंचमेंट समझाओ पहले, तो मेरे को बताओ क्या समझाएगा एंट्रेंचमेंट में? पोपट बाद में देख रहे भाई, एंट्रेंचमेंट इधर दिखते हैं, एंट्रेंचमेंट में क्या समझाएगा? एंट्रेंचमेंट मीन्स ए प्रोविजन विच इज मोर रेस्ट्रिक्टिव देन, इतना तो लिख सकता ना रे। ठीक है, दूसरा पॉइंट 5 4 में क्या लिखेगा? एंट्रेंचमेंट कब डाल सकते हैं? या तो फॉर्मेशन और अमेंडमेंट इन आर्टिकल, बट बाय पासिंग मेजोरिटी नहीं, सॉरी, ऑल इन केस ऑफ प्राइवेट एंड 7 SR इन केस ऑफ पब्लिक, छेपा। और 5 4 5 5, क्या ये अपडेट करना होगा आरओसी को? यस, ओके, अगर देखोगे तो आरओसी को अपडेट करना होगा, आरओसी को कितने दिन में अपडेट करना पड़ेगा, ये लॉजिक आपको अगले पॉइंट में दिया हुआ है। Okay, where the article contains provision for entrenchment, whether made on formation or amendment, the company shall give notice to ROC in form and manner prescribed. भारत माता की जय, छेपा के मालिक। तो आरओसी को अपडेट करना, ये 3 आंसर आप लिखोगे पहले प्रोविजन में। फिर मेरे को बताओ फैक्ट में क्या लिखोगे? फैक्ट में आप लिखोगे कि एटी चाहता है कि अमित तातेड़ चाहता है कि उसको निकलना जाए। ओके, ये एंट्रेंचमेंट की प्रोविजन है, और कंक्लूड करोगे। ओके, अब अमित, क्योंकि एटी प्राइवेट लिमिटेड है, इसीलिए अमित तातेड़ को ये प्रोविजन डालने के लिए ओके कितने जन का कंसेंट चाहिए? ऑल द मेंबर्स शुड बी, ऑल मेंबर शैल अप्रूव्ड। उसके बाद देख, ऑल मेंबर शैल अप्रूव्ड, फिर ही डाला जा सकता है। इज दैट पॉइंट क्लियर? और मैं आपको वापस, ये पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं आपको, ऐसे बताया था मीटिंग में कैसे होता है। ओके, सपोज अब 100 मेंबर है मेरे, शेयर किसके पास है उसके हिसाब से वोटिंग राइट्स होगा। जैसे जानकारी के लिए बता रहा हूं। ओके, 100 जन है, ओके, 10 जन आए नहीं मीटिंग में, तो मेजोरिटी क्या होगा? 90 जन आए मीटिंग में, तो मेजोरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? 51 होगा या 46 होगा? 100 मेंबर है मेरे, तो मेजोरिटी इज 51, 51 हाँ बोलने चाहिए, एज्यूमिंग एवरीबडी इज हैविंग 1 वोट। सब लोगों को समझ में आ रहा है क्या मैं बड़बड़ क्या कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं खाली मीटिंग में 90 जन आए, ऐसा कंपलसरी तो ना हर जन आएंगे। अब जो 10 जन है उनको काम आया है, शादी, एक जन की तो शादी है, अब लोग माइनर माइनर मीटिंग में आ ही नहीं सका, शादी में देगा। तो अब मेरे को बता, घोड़ी पे चढ़ा उधर, मेरे को वो बोलेगा हाँ वोटिंग वोटिंग, यस यस। अब साला उसको कौन सा वोट करना और कौन सा वोट कर रहा? अरे मतलब शादी में जा रहा उधर। तो मेरे भाई और बहनों, मेरे को बताओ इस केस में क्या होगा? इस केस में अब मेरा क्वेश्चन ये है, 100 में से खाली कितने जन आए? 90। तो ओवर को काउंट कैसे करेंगे? 51 होगा या 45 होगा? 51 45 समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? 100 में से करोगे या 90 में से करोगे? 90 में से हमेशा। तो मीटिंग में जो प्रेजेंट होते हैं वही, उसमें भी। ओके, चलो शो ऑफ हैंड्स करते हैं, वोटिंग शो ऑफ हैंड्स। कितने जन चाहते हैं कि भाई मैं निकलना चाहिए? अरे करो ना हाथ ऊपर, कितने जन चाहते हैं निकलना चाहिए? ओके, अब सब अभी काउंट, निकलना चाहिए, रिजोल्यूशन की बात कर रहा हूं, अमित तातेड़ को पोजीशन से निकालना है, एज्यूम करो निकलना चाहिए। ओके, सब निकलना चाहिए, ओके सब निकलना चाहिए, हाथ ऊपर करो ना रे। ओके, सबने हाथ ऊपर, निकलना निकलना निकलना। ओके, किसी ने कुछ अलग वैसे नहीं, ऐसा करता है कोई?
ओके अब इसको काउंट नहीं करेंगे, समझ में आया? नहीं, 90 का हो जाएगा 89। जिसने वैलिड तरीके से वोट नहीं किया तो ये वो कट। अब 89 का 51%, 89 का समझ में आ रहा है? उसमें भी ओके 89 में से 5 जन ने न्यूट्रल किया, वो मालूम है ना, वोट हा भी नहीं, वो 5 भी माइनस करो। ओके इस टेक्निकली लॉ का क्या लॉजिक है? लॉ का लॉजिक है जो नहीं आए उनको ये मैटर ही नहीं कर रहा है, यानी उनको ये रिजोल्यूशन पास हुआ या नहीं हुआ कोई फर्क पड़ रहा है क्या? जिसने वोट बराबर नहीं किया उसको ये मैटर नहीं कर रहा है, जिसने वोट न्यूट्रल किया उसको अपॉइंट भी हुआ, डायरेक्टर निकला भी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जिसने वोट सही तरीके से किया उसको कंसिडर किया जाएगा, ओके और उसको काउंट किया जाता है। टेक्निकली ये इंटर में आने के बाद आपको समझ लॉजिक समझा गया? और हमेशा ऐसे ही होता है, ओके शो ऑफ हैंड्स पहले होता है, ऐसे शो ऑफ हैंड्स होगा, फिर शो ऑफ हैंड्स से वोटिंग हुआ। अभी इमेजिन करो शो ऑफ हैंड्स करो, ओके कितने जन हाँ बोलो, अच्छा कितने जन बोल रहे निकलना चाहिए मेरे को, ओके एज्यूम करते मेजोरिटी आ गया, ओके मेजोरिटी आ गया, लेकिन कार्तिक नहीं चाहता है। और तुमको बताओ ओके टोटल सबका मिला के 1 लाख शेयर है, कितने शेयर है? और कार्तिक के पास 80,000 शेयर है। अब साला जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर है वो तो निकालना नहीं चाहता, और इधर साले 20% वाले लोग बोल रहे निकलो। कभी भी मीटिंग में पहले ऐसे ही होता है, शो ऑफ हैंड्स। लेकिन जिसकी औकात है उसको समझ में आया, अभी तो इसको निकालना नहीं था, लेकिन ये बाकी जब निकाल रहे हैं ना, ये फिर चेयरमैन को बोलता है, ओ चेयरमैन नहीं भाई, ओके पोल 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 मतलब प्रोपोर्शनेट करो। फिर चेयरमैन पोल करता है, स्टार्टिंग से पोल कभी नहीं होता है। पोल समझ में आ रहा है? केबीसी में खेला वैसा पोल नहीं बटन दबाओ, हाँ बटन नहीं, प्रोपोर्शनेट फिर आपका शेयर प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट किया जाएगा, ओके यानी अब वोटिंग करना रहा, अगर कार्तिक ने हाँ किया सबने ना किया तो भी मैं अपॉइंटेड हूं। क्यों? 80%, लेकिन लेट टेक एन एग्जांपल 45% है उसके पास, तो अब इसने हाँ बोला, ओके बाकी सब ना बोल रहे तो भी रिजोल्यूशन नहीं होएगा, क्योंकि 50% से ज्यादा चाहिए। तो इस तरह से ये सब गेम होता है, ओके वोटिंग का। बट नेवरदलेस आर्टिकल्स का एंट्रेंचमेंट का आंसर आप याद रखना 53, 54, 55 तोड़ एलडीआर रखना, ओके मैक्सिमम चांसेस है आपको इसकी मुलाकात हो जाए मालिक। मैं बता रहा हूं, ओके 2 तारीख को 2024 को, ओके याद रखना, ओके और उस टाइम पे मां कसम तोड़ ध्यान आना चाहिए सेक्शन सब सेक्शन के साथ। कौन सा 53, 54, 55। 53 में क्या लिखेगा? एंटेजमेंट का मतलब, ओके 54 में लिखेगा एंटेजमेंट कब डाल सकते हैं और कैसे डाल सकते हैं, और 55 में एंटेजमेंट होने के बाद किसको बताने का? आरओसी। आत्मा क्लियर? 5th वाला पॉइंट तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत ही नहीं है, खत्म है। ओके फॉर्म ऑफ आर्टिकल मेरे को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है सर। मॉडल आर्टिकल, ओके ये तो आपको मैंने बता दिया है, पढ़ ले। अ कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ रेगुलेशन कंटेंट इन। सर मॉडल आर्टिकल मतलब कौन से आर्टिकल? टेबल टेबल टेबल, वो मॉडल आर्टिकल्स होते हैं, ओके शेड्यूल 1 वाले। आत्मा क्लियर? तो कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी। आत्मा क्लियर एवरीबॉडी? मैं वो बोल रहा हूं, मैं ये 15-20 मिनट इसमें डाले ना तो इसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा मेरा, ओके नहीं तो मैं अपना ये कॉन्सेप्ट तो था ही ना। पढ़ अगला लाइन पढ़, कंपनी रजिस्टर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। अगर 2013 के बाद कोई कंपनी रजिस्टर हुई है, अगर 2013 के पहले रजिस्टर हुई है तो उसको ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, यानी जो इन्फोसिस है उसके लिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्या कॉन्सेप्ट बोला जाता है? इन केस एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। सारी आत्मा मेरे साथ है ना? इन सो फार एज रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ सच कंपनी do not exclude or modify the regulation contained in model articles applicable to such company. Those regulations shall, so far as applicable, be regulation of that company in the same manner to the extent as if they were contained in duly registered article of the company. Okay, please do understand, ये बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट है भाई। अदरवाइज मैं तो इग्नोर कर, मतलब मैं एंटेजमेंट समझा चुका था, बस उसको फॉर्मली किया मैंने अभी। ओके आर्टिकल के मॉडल आर्टिकल के नाम नंबर बताओ। टेबल क्या है? FGHIJ। इसका F किसके लिए? FGHI। F किसके लिए? लिमिटेड बाय शेयर्स। G किसके लिए? लिमिटेड बाय गारंटी। H किसके लिए? गारंटी एंड शेयर्स। I किसके लिए? अनलिमिटेड। एंड J किसके लिए? अनलिमिटेड प्लस शेयर्स। एज्यूम करो मेरी लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो टेबल नंबर बोलो F है। आत्मा क्लियर? मेरे को बताओ 7th पढ़ के क्या समझा? ओके 7th पढ़ के आपको क्या इंटरप्रिटेशन हुआ? 7th पढ़ के इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? कंपनी की मर्जी है, ऐसा एज्यूम करता है। टेबल F के अंदर एग्जांपल एजम्पशन लो, टेबल F के अंदर ओके 122 आइटम्स दिए हुए हैं, ओके 122 रूल्स एंड रेगुलेशन दिए। कितने दिए? 122।
सारी आत्मा एकदम क्लियर? ऑनलाइन पढ़ लोग 1 मिनट, ओके 1 मिनट ध्यान देना। 7th वाला आप कंफ्यूज मत करो, मैं वापस बोल रहा हूं, अगर ये किसी ने इंटरप्रिटेशन किया, मैं नहीं तो लेता ही नहीं था मैं आंसर ये, तो इसीलिए आत्मा किधर भी गई हुई तो आ जाओ। मेरा क्वेश्चन है, ओके टेबल एफ में कितने आइटम है? 122। अब मेरा क्वेश्चन है मॉडल आर्टिकल्स के इसमें क्या लिखा है? कंपनी में अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ रेगुलेशन कंटेंट इन मॉडल आर्टिकल, इसका इंटरप्रिटेशन क्या जा रहा है? जो टेबल का बोल दिया ना 122 आइटम है उसको लेना भी, यानी मेरा क्वेश्चन 122 के 122 आप ले सकते हो, लेकिन मेरे को 122 में से ना 22 आइटम नहीं लेना है, चलेगा? तो मैं कितना आइटम लेता हूं? 100। समझ में आया एवरीबॉडी? लेकिन दिक्कत आई क्लॉज 8 सबसेक्शन 8 ने। सबसेक्शन 8 रीड करके मेरे को वापस बताओ क्या बोलना चाहता है, और यही लास्ट पॉइंट है। 2 पॉइंट एकदम पांचट है। पांचट मतलब तोड़े पॉइंट, पांचट मतलब समझने के बाद इतना पांचट लगेगा तुम्हें, लेकिन जब तक नहीं समझता तब तक लगेगा भाई कुछ तो बहुत भारी बात चल रही है। उसकी लैंग्वेज देखो, इन केस एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कोई भी कंपनी कभी रजिस्टर हुई है इस एक्ट, तो 2013 के बाद रजिस्टर हुई ना, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। यानी 2013 के पहले वाले के कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। उसका कुछ और पॉइंट है पर वो आपके सिलेबस में दिया नहीं है, ओके आगे के पॉइंट नहीं दिए है, पर ठीक है। पर आप ये समझ लिए, यानी अपन जो भी डिस्कशन कर रहे हैं, कौन सी कंपनी का डिस्कशन कर रहे हैं? ये कौन सी कंपनी का डिस्कशन कर रहे हैं? 8वां वाला पॉइंट, 2013 के बाद वाली कंपनी जो फॉर्म हुई है, यानी ये पॉइंट इन्फोसिस को एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया? ठीक है। अब क्या बोलना चाहते हैं ये लोग क्या बोलना चाहते हैं? ये बोलना चाहते हैं रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ सच कंपनी डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई द रेगुलेशन कंटेंट इन द मॉडल आर्टिकल एप्लीकेबल टू सच कंपनी। Those regulation shall, so far as applicable, be the regulation of that company in the same manner and to the extent that they were contained in duly registered article. यानी अब मेरे को बताओ कितने मेरे को इंक्लूड नहीं करने थे? 122 में से कितने नहीं करने थे? मेरे को ये लिखना चाहिए कि 22 मेरे को एप्लीकेबल नहीं है। आप समझ रहे हो? मेरे को एक्सक्लूड करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक्सक्लूड या मॉडिफाई, जो भी करना है वो करना चाहिए, आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। यानी आर्टिकल में आपकी कंपनी अगर 2013 के बाद हुई है, 122 पॉइंट दिखने चाहिए, और उसमें हो सकता है मैं 7वें पॉइंट में बोलूं, 3रे पॉइंट में बोलूं ये मुझे एप्लीकेबल नहीं है, या ये मुझे इस तरह से एप्लीकेबल है। कितने पॉइंट को? 22। ये मेरे को लिखूंगा नहीं अगर मैं साइलेंट रहा। यानी मेरे आर्टिकल में कितने पॉइंट डाल दिए मैंने? 100 डाल दिए। ओके, अब लॉ सबसेक्शन 8 बोलता है 22 भी आपको एप्लीकेबल है, 22 भी माना जाएगा कि आपके आर्टिकल में है। सबसेक्शन 8 का इंटरप्रिटेशन समझने को करो। यानी ये क्या बोलता है? अगर आपको मॉडल आर्टिकल अडेप्ट नहीं करना है ना, 7वें ने क्या बोला था? 7वें ने क्या बोला था? नहीं करना है तो ऑप्शनल है तुम्हारे पास, लेकिन 8वां बोलता है वो ऑप्शनल को लिखो कि हम नहीं कर रहे। अगर वो लिखित है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप नहीं लिखा नहीं है, हमने लिखा ही नहीं है सर, आर्टिकल हम लोग को बाइंड ही नहीं है, तो सबसेक्शन 8 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, वो बाइंड है। नहीं समझा क्या एवरीबॉडी? यानी मेरे को बताओ, ओके सबसेक्शन 7 के हिसाब से नहीं समझा ऑनलाइन पढ़े लोग समझ में आएगा मालिक? यानी एग्जांपल मेरे को बताओ, ओके टेक्निकली मेरे को बताओ, सोच समझ के बताओ यार, एकदम आराम से मेरे को बताओ। ओके मेरे को बताओ 122 पॉइंट है और मुझे सिर्फ 22 लेने हैं, 100 लेने हैं, 22 नहीं लेने हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? कौन सा सबसेक्शन? 7। समझ में आया ये? अच्छा ये 122 पॉइंट किधर है? ओके सबसेक्शन 6 में, 6 में फॉर्म ऑफ आर्टिकल। समझ में आया? वो टेबल्स में है ना रे, टेबल्स में कुछ तो आइटम दिए होंगे। कितने आइटम दिए? 122। अब मुझे 22 नहीं लेने हैं, क्या ऐसा कर सकता हूं? ओके अब समझा मालिक? तो 7 कैसे आया समझा? लेकिन 7 को काउंटर कौन कर रहा है? 8वां बोलता है अगर आपको नहीं इंक्लूड करना है तो उसको क्या करो? आप उसको डू नॉट एक्सक्लूड मॉडिफाई नहीं किया। अगर आपने जो रेगुलेशन कंटेंट है मॉडल में डू एक्सक्लूड और मॉडिफाई नहीं किया, हम क्या मानेंगे? दोज रेगुलेशन शैल फॉर बी एप्लीकेबल। चाहिए तो वापस पढ़ लेना, लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए। एकदम सिंपल इंटरप्रिटेशन है। आत्मा क्लियर है? मेरे ख्याल से झेप गया सबको, ऑलमोस्ट लॉजिक बैठ गया है कि क्या बोलना चाहता हूं। आत्मा क्लियर एवरीबॉडी? ओके याद रखना। ओके अब मेरे को बताया इन्फोसिस एक कंपनी, इन्फोसिस कौन से ईयर में इनकॉर्पोरेट हुई? 1981। 2013 के बाद आया कि पहले? अब मेरे को बताओ उसने आर्टिकल कौन सा अडॉप्ट किया होगा? जो पुराना वाला है एवरीबॉडी। अब टेक्निकल सोचो, 2013 के बाद अगर ये ऐसा वर्डिंग नहीं लिखते, अगर ऐसा वर्डिंग नहीं लिखते तो दिक्कत क्या होती थी मालूम है क्या? दिक्कत है इन्फोसिस को भी पूरा मॉडिफाई करना पड़ता। समझ में आया? ओके यानी इन केस कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर
कमेंसमेंट, अगर ये वर्डिंग निकाल देते हो तो अगर इन्फोसिस के आर्टिकल में जो 25 साल से 30 साल से कंपनी चल रही है, 30 साल से ऊपर कंपनी चल रही है, उसके आर्टिकल में 122 में से खाली 90 पॉइंट होते हैं, आप इमेजिन करो उसको बाकी मतलब समझ में आ रहा है, बाकी सब पॉइंट्स एप्लीकेबल माने जाते हैं। और जबकि वो कंपनी बोल रही है इतने साल से मैं चल रहा हूं, मेरा प्रोसीजर तो अलग ही है ना यार, तो मेरे को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब मेरे लिए डीम्ड एक्सक्लूड है। इसीलिए ये लाइन डाली हुई है। ये कॉन्सेप्ट किसको एप्लीकेबल है? उसी कंपनी को जो 2013 के बाद इनकॉर्पोरेट हुई है, पहले इनकॉर्पोरेट हुई है, उसके लिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल। तो अगर मतलब इन शॉर्ट मतलब पहले कैसे होता होगा मेरे को बताओ, यानी आपने नहीं लिखा मतलब नॉट एप्लीकेबल, पहले ऐसा होता था, मतलब आपने नहीं लिखा मतलब नॉट एप्लीकेबल। आत्मा क्लियर? क्लोज कर दो। ओके देखिए डिफरेंस बिटवीन है, ये आप रीड कर लेना, डिफरेंस बिटवीन का कॉन्सेप्ट एकदम इजी है। ओके ये कंपनी एक्ट की कहानी आपके लिए आ जाती है। आत्मा क्लियर? ओके तो कंपनी एक्ट की कहानी के बाद ओके क्लोज करते कंपनी एक्ट की कहानी को। इसको रिवीजन में कल या परसों में, कल नहीं परसों में या तरसों में अपन एंड में अपन रिकॉर्ड करेंगे या स्टार्टिंग में रिकॉर्ड करेंगे। ओके अभी अपन बढ़ते हैं आपका एक नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का यूनिट 1 में। पहले अभी फटाफट आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के यूनिट में आ जाइए और यूनिट 1 2 3 4 5 6 अपने को कवर करना है। ओके ये 6 यूनिट के कॉन्टेक्स्ट में अपन फटाफट देखते हैं। ओके जिसमें से पहला यूनिट में दम नहीं है, सेकंड यूनिट में भी दम नहीं है। ओके आपका मेन यूनिट है यूनिट 3। यूनिट 4 सेक्शन के साथ याद रखना होगा। यूनिट 4 में अगर आपने सेक्शन के साथ छेड़छाड़ कर दी तो आप मतलब ऑलमोस्ट चले गए, आप भूल जाइए। यूनिट 4 की कहानी है। और यूनिट 5 इट्स ओके, ओके मैनेजेबल है, ब्रीच ही है। और यूनिट 6 तो भाई भगवान आदमी है, यूनिट 6 जाता तो बेटर कोई ऑप्शन ही नहीं है मतलब। और यूनिट 6 पे मतलब क्वेश्चन कंफर्म है, तो ऐसे कुछ यूनिट्स है जिसपे क्वेश्चन कंफर्म है, उसको आप बहुत तोड़ करो टैकल। ओके यानी अब एक बार पढ़ो, उसके बाद जो यूनिट्स आपके बेहतरीन आने वाले हैं उस यूनिट पे बहुत तोड़ एम्फेसाइज करो। तो शुरुआत करते हैं मालिक सबसे पहले यूनिट 1 की, जो अपन ने शुरुआत की थी ऑलरेडी, अगर आपको याद होगा। ओके यूनिट 1 में सबसे पहले अपन ने ऑलरेडी कर दिया था सर। ओके जो शुरुआत की थी व्हाट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, तो एक बार फटाफट वापस एक बार रिफ्रेश मार लीजिए और आ जाते हैं पॉइंट पे। सर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब सवाल होता है सर एग्रीमेंट क्या होता है, तो एग्रीमेंट के अंदर अपन ने और शब्द को देखा। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है? एवरी प्रॉमिस और प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। अब सवाल होता है सर फिर ये तो समझ में आया, पर अगला पॉइंट है प्रॉमिस क्या होता है? तो प्रॉमिस ऐसा होता है जिसको प्रपोजल किया और उसने क्या दिया? एक्सेप्टेंस। जब प्रॉमिस और मतलब प्रपोजल दिया और तूने एक्सेप्टेंस कर लिया, हम इसको क्या मानेंगे? प्रॉमिस। एक्सेप्टेंस देने के बाद प्रॉमिस है या एक्सेप्टेंस नहीं आया उसके पहले प्रॉमिस है? अगर मैंने आपको प्रपोजल दिया तो क्या ये प्रॉमिस माना जाएगा? नहीं। प्रपोजल जिसको क्या मिला? एक्सेप्टेंस। अरे मैचस्टिक, गन पाउडर, जब तक गन पाउडर को मैचस्टिक नहीं मिलेगी तब तक आपका प्रॉमिस याद है कि नहीं है? अच्छा नहीं ऐसा मालूम नहीं है, ठीक है देखेंगे, पर लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट है कि गन पाउडर है और मैच स्टिक जैसे ही लेके जाए बूम एक्सप्लोड होगा, तो इसका मतलब लॉजिक सेम है। ये है प्रपोजल। ओके मैच स्टिक इज एन एक्सेप्टेंस, एक्सप्लोड होने के बाद रिवोक नहीं कर सकते। याद आया कि नहीं? रिवोक कब तक कर सकते हैं? जब तक क्या नहीं हो? एक्सेप्टेंस। ओके तो इसी तरह से पॉइंट ध्यान रखना मालिक। ओके भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर मालिक? ओके इसके कुछ अपने पॉइंट देखे थे, उसके बाद इसका मतलब एग्रीमेंट क्या हुआ? एग्रीमेंट मतलब ऑफर और प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, और उसको क्या होना चाहिए? एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अच्छा एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का भी लॉजिक अपन ने उस दिन देखा था सर। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का लॉजिक एकदम सिंपल है। ओके एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ मतलब आपको कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे, वो क्राइटेरिया अपन को देखने हैं। ओके तो लेट्स फुलफिल, आगे बढ़ते हैं जहां पर मैंने क्राइटेरिया आपको डिस्कस किए थे सबसे पहले। अच्छा ये डिफरेंस बिटवीन अपने क्लोज कर दिया, एग्रीमेंट वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट, रीड मार सकते हो। ओके एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ओके वापस ये एक बार रिफ्रेश मान लो फटाफट आंसर को। सबसे पहला एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहले मुझे बताइए सेक्शन 10। ओके व्हाटएवर पंचायती जा रही है लॉजिक बिठाइए। सेक्शन 10 बोलता है क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट। जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वो कौन होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट। सर कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए? लॉफुल। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? लीगल। लीगल और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, ये नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, और इसमें एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड के कुछ सेक्शंस आएंगे चैप्टर 3 के अंदर, चैप्टर 3 के अंदर और चैप्टर 4 के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे कैसे अपन उसको हैंडल कर सकते हैं। और शायद आपको याद आए जिनको जो रेगुलर बैच वाले पंटर लोग हैं। ओके तो आपको याद आना चाहिए जब अपन चैप्टर 3 में रहते हैं तो अगर उधर आपका फ्री कंसेंट नहीं रहा तो उसको वॉइड करने की परिस्थिति उसी चैप्टर में दी गई है। ओके और उसके अलावा कुछ ट्रांजैक्शंस हुए और कुछ कारणवश परफॉर्म नहीं हो सके
तो उसको अवॉइड करने की परिस्थिति चैप्टर 4 में दी गई है। तो अगर मैं बोल रहा हूं फ्री कंसेंट नहीं है, यानी एग्जांपल अगर आपको याद होगा कोर्शन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अब मेरे को बताओ इस केस में क्या कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है? यस। कौन से चैप्टर में? चैप्टर 3 में ही, सेक्शन अगर आपको याद है तो 19 वाले कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं भाई कुछ दूसरे कॉन्ट्रैक्ट है और कुछ कारणवश में परफॉर्म नहीं कर सका, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है? यस। और वॉइड होने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट्स वापस देने चाहिए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कुछ चैप्टर का लॉजिक, कुछ चैप्टर का लॉजिक अलग है। तो जब अपन जाएंगे ओके, यानी डे आफ्टर टुमारो जब अपन जाएंगे ओके, उसमें अपन देखेंगे चैप्टर 3 के अंदर ऑलमोस्ट वो 3 वाले में पहुंच जाएंगे, तो फ्री कंसेंट चालू हो जाएगा। फ्री कंसेंट में अपन ये देखेंगे कि भाई कंसेंट फ्री नहीं आया ओके, तो आपको वापस पैसा देना पड़ेगा, और कंसेंट फ्री आया, सॉरी कंसेंट फ्री नहीं आया तो आपको वापस देना पड़ेगा। और 2 दिन के बाद देख लेंगे कि भाई चैप्टर 4 में अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हुआ और मतलब कुछ कारणवश, कंसेंट का कारण नहीं है, कारण कोई दूसरा है, उस केस में आपको जो भी बेनिफिट्स मिले होंगे वो वापस देने होंगे। भारत माता की जय। झेपा मालिक? ठीक है। अगला पॉइंट ओके सर, 2 पार्टीज होनी चाहिए। यस सर। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, बिना उसके काम ही नहीं हुआ। शायद इसमें याद होगा बेल्फर वर्सेस बेल्फर। ओके, बेल्फर वर्सेस बेल्फर में याद है ना, मिसेस बेल्फर ओके वो चले गए थे, मैंने खाली किया था, लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन ही नहीं था। लेकिन याद रखना, अगर कोर्ट ने बोला होगा, कोर्ट ने बोला होगा कि भाई वाइफ को दो पैसे, तो इसका मतलब ये लीगल रिलेशनशिप, मतलब लीगल ऑब्लिगेशन है मेरे लिए, और अगर मैं वो फुलफिल नहीं करूंगा मैं गिल्टी हूंगा। ओके, तो ये याद रखना कोर्ट के ऑर्डर से। फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज ओके, आपको याद होगा सर, लॉजिक का एकदम सिंपल है, कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है ओके। जब मैं बोल रहा हूँ फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज, इसके अंदर में क्या किया जाता है? लीगल फॉर्मेलिटीज का कॉन्सेप्ट क्या है सर? कोई कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, रिटर्न होने चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, ओरल भी चलेंगे। शायद आपको याद है इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट ओके रिटर्न होने चाहिए, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी चलेगा? यस। उसके अलावा सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, और ये अगर किसी का नहीं भी लिखा, इग्नोर भी किया तो चलता, क्योंकि आपको आगे आएगा सेक्शन 29 अनदर एलिमेंट, जहां पर मीनिंग अगर कुछ अनसर्टन रहा, एम्बिग्यूटी रही, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं हो सकते। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट आता है पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो मेरे को बताओ, अगर पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है तो ही परफॉर्म कर पाएगा ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है, तो अगर आपको याद होगा एक वर्ड, एक होता है इम्पॉसिबिलिटी इनिशियली, और एक होता है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कब होती है? कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के बाद या पहले? बाद। और स्टार्टिंग में मालूम है इम्पॉसिबल है, तो मेरे को बताओ, अच्छा दोनों केस में इम्पॉसिबल के दोनों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, खाली किसी को पेनलाइज करना है कि नहीं करना है ये डिस्कशन है। अगर स्टार्टिंग में ही अपने को मालूम पड़ा दोनों इम्पॉसिबल है, तो साला फिर कोई पेनलाइज क्यों होगा? दोनों को मालूम था इम्पॉसिबल है। चंद्रयान पे जाके आऊंगा और वहां से पानी लाऊंगा ओके, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ही नहीं है मालिक कॉन्ट्रैक्ट का, ये कॉन्ट्रैक्ट का पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है। लेकिन मैं अगर मैं आपको बोलूं जयपुर जाऊंगा और जयपुर से पानी लेके आऊंगा, कैसी पॉसिबिलिटी की चांसेस है? यस। लेकिन अभी जयपुर जाने के सारे रास्ते टूट गए, सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है। तो ये कॉन्सेप्ट चैप्टर 4 में डील करेंगे, लेकिन नेवरदलेस कॉन्सेप्ट ये रहेगा। तो ये हुए आपके इंडिविजुअल पॉइंट। भारत माता की जय। झेपा के मालिक इधर तक? ठीक है ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना। सेक्शन 10 पढ़िए। सेक्शन 10 क्या बोलता है? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय free consent of the parties competent to contract for lawful consideration with lawful object and not expressly declared to be void। याद रखना ओके, ये पॉइंट अपने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसके वजह से अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है या आपके नोट्स में दिख रहा है ओके, ये पॉइंट आते हैं सेक्शन 10 की वजह से। लेकिन बाकी वाले पॉइंट ये सेक्शन 10 के नहीं है, ये अदर वन पॉइंट है, जिसको मैं हमेशा बोलता हूं आईसीआई के हिसाब से। तो आईसीआई के हिसाब से अगर ये 5 पॉइंट भी कंसिडर नहीं किए तो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। भले ये मेरे पूरे ये वाले पॉइंट 6 के 6 पॉइंट इंक्लूडेड है, लेकिन वो अगर 5 पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा एक्चुअली। तो कितने कितने क्राइटेरिया है टोटल? 6 और 5। भारत माता की जेपा के मालिक। आगे अपन देखोगे, जिसके अंदर मैंने आपको ऑलरेडी केस लॉ कौन से हाईलाइट करने वो मैंने आपको बता दिए थे। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया था, ये वाला तो ठीक है, ये वाला पांचट है, इसको आप देख सकते हो। अच्छा, अगर बाई चांस ये पॉइंट अगर पढ़ने में आपने नहीं पढ़ा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या पॉइंट है, यानी जैसे ऑफर एक्सेप्टेंस है, फ्री कंसेंट है ओके, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट है ओके, कंसीडरेशन है, लॉफुल कंसिडरेशन ऑब्जेक्ट है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड है ओके। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो भी कोई दिक्कत आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी? पूरा आगे सिलेबस ही यही है। बस जब अपन पहली बार क्लास पढ़ते हैं तब अपने ये स्टार्टिंग में पढ़ना चाहिए। रीजन सिंपल है, क्योंकि अपने को प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस इसके ऊपर बात करनी होती है, इसीलिए ये डिस्कशन होता है। एल्स अदरवाइज ये आगे के कॉन्सेप्ट में चैप्टर में कवर हो जाते हैं। आत्मा क्लियर ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चालू होता है वो आता है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताइए। सर कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट है? और मेरे ख्याल से अब मतलब अब की पोजीशन मतलब
अभी अगर मैं रिवाइज कर रहा हूं और सारे जन पंटर लोग जो रेगुलर में है, तो अब मेरे ख्याल से वो आंसर देना एक पॉइंट हो गया और आंसर को लिंक करना दूसरा पॉइंट हो गया। अभी आंसर और अच्छे से बेहतर वे से समझ में आएगा। ओके, पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट बेस्ड ऑन वैलिडिटी और एनफोर्सिबिलिटी। तो सर इसके अंदर कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? पहला वैलिड है सर, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब सारी चीजें पूरी हो रही है। ओके, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको मालूम होगा। अच्छा, कंसिडरेशन नहीं रहा तो नो कंसिडरेशन, सेक्शन 25 कदम। ओके, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अच्छा, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, आत्मा क्लियर है? ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट याद रखना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मैंने आपको समझाया था, ये कॉन्ट्रैक्ट ऐसे भी हो सकता है जो पहले वैलिड हो बाद में वॉइड, ऐसी भी तो पोजीशन आ सकती है सर। सर एग्जांपल सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी, या दूसरा एग्जांपल सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी का एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ओके, अब आपको वर्डिंग मालूम है, लेकिन अगर एग्जांपल आपको याद होगा 3-4 महीने पहले मैंने दिए थे, जिसमें मैं बोला था मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और रास्ते से जा रहा था, गया। अब मेरे को बताओ, विनोद सर का और मेरा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, क्यों? जो परफॉर्म करने वाला बंदा है वही खत्म हो गया। लेकिन इमेजिन करो, अगर मैंने कुछ गुड्स देने थे आपको और आपसे मैंने पैसे लिए, ओके, और मेरे को कुछ हो गया, क्या मेरा बेटा भी इसको परफॉर्म कर पाएगा? यस। ये अपन देखते हैं चैप्टर 4 में। तो चैप्टर 4 में जाएंगे तो सेक्शन को रटेंगे, तब ध्यान में रखेंगे। आत्मा याद रखना मालिक, आत्मा क्लियर? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कब होते हैं? डिपेंड ऑन सिनारियो, स्ट्रक्चर वाइज ध्यान रखना। तीसरा सिनारियो होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये तो आप मेरे को बता दो, वॉइडेबल कब होता है? ओके, सबसे पहला पॉइंट। अच्छा, माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल? कोर्शन का कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल, अनड्यू इन्फ्लुएंस का कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉड का कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल। ओके, बाय मिसरिप्रेजेंटेशन का कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक, वॉइड एंड वैलिड। अगर मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है तो वैलिड है। अरे मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ तक है भाई, तू क्या मजाक कर रहा है? इंडिया का लॉ नहीं डाल रहे हो, मालूम? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नेवर ए एक्सक्यूज। तो इंडिया लॉ है, लेकिन बाहर का लॉ रहा तो वॉइड। आत्मा क्लियर? तो पॉइंट पे आते हैं वापस, पॉइंट। अरे भारत माता की जय, याद है ना? तो पॉइंट पे आते हैं और बस मेरे को बताइए। तो तीसरा पॉइंट है वॉइडेबल। वॉइडेबल की चर्चा तो क्लियर है अभी आपके लिए। चौथा पॉइंट इलीगल एग्रीमेंट। अब मेरे को बताओ इलीगल एग्रीमेंट कौन से होते हैं? द एग्रीमेंट्स इलीगल एग्रीमेंट कौन से होते हैं? अच्छा, वॉइड और इलीगल में फर्क क्या होता है? ओके, अच्छा, क्या ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड? नो, क्या नो? अच्छा, इलीगल एग्रीमेंट परफॉर्म कर सकते हैं अपन। अच्छा, ड्रग्स बेचने का काम करते हैं, चलो। ओके, किडनैपिंग करने का, चलो बोल रहे हैं। ओके, आप समझना शुरू। इलीगल एग्रीमेंट और वॉइड एग्रीमेंट। देखो मालिक, इलीगल एग्रीमेंट इन्होंने टर्मिनोलॉजी दी है, लेकिन ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर। अरे सुपरवीनिंग इंपॉसिबिलिटी हुई, वो थोड़ा ना इलीगल एग्रीमेंट था, वो तो इलीगल एग्रीमेंट था। इलीगल एग्रीमेंट में फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होता है, ओके, या कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है। मालिक समझ में आया? अब जब अनलॉफुल बोल रहे हो मतलब इलीगल होना चाहिए, कोड आईपीसी, ओके, इंडियन पेनल कोड की धारा, ये इलीगल उसके हिसाब से होना चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अनएनफोर्सिबल। मेरा क्वेश्चन है, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न नहीं है, ओरल है, अनएनफोर्सिबल। ओके, अगर एग्रीमेंट की कुछ टेक्निकल चीजें नहीं है, एग्रीमेंट सब कुछ सही है, कंपिटेंट है, फ्री कंसेंट है, ओके, लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड है, सब कुछ सही है, फिर भी परफॉर्म नहीं किया जा सकता। सर क्यों? कुछ तो टेक्निकलिटी नहीं है यार, कुछ तो टेक्निकलिटी नहीं है। एंड दैट इज कॉल्ड विच एग्रीमेंट्स? अनएनफोर्सिबल। भारत माता की जय, समझ में आएगा मालिक? अनएनफोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट मालिक समझेगा मालिक? एवरीबॉडी? अरे हाय आना। ओके, मैं और कार्तिक डेटर क्रेडिटर है, कोई तो किसी को देना है, वो जो भी है एग्रीमेंट है। 3 साल बीत चुके हैं, ओके, हमारे डेबिट क्रेडिट के ट्रांजैक्शन को। ओके, एग्रीमेंट है ना? है कि नहीं है? वैलिड है? यस, ये भी मेजर है, मैं भी मेजर हूं, ट्रांजैक्शन है, 3 साल पुराना एग्रीमेंट है, लेकिन अब वो एनफोर्स नहीं हो सकता। क्यों? टाइम बार्ड। याद आया मालिक? अनएनफोर्सिबल एग्रीमेंट, एनफोर्स ही नहीं हो सकता अभी यार। सर वो वैलिड एग्रीमेंट ही है, लेकिन एनफोर्स नहीं हो सकता। भारत माता की जय। जेपा मालिक? तो कितने प्रकार के एग्रीमेंट है? 5। बेस्ड ऑन एनफोर्सिबिलिटी और वैलिडिटी। कौन सा? वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल। आत्मा क्लियर? जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है उसको 5 मिनट के बाद डील करते हैं। पहले पॉइंट उसके आगे का देख लेते हैं। बेस्ड ऑन फॉर्मेशन, कॉन्ट्रैक्ट बना कैसा है? मेरे को नहीं लगता इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को। पहला कॉन्ट्रैक्ट बना है एक्सप्रेस, दूसरा बना है इंप्लाइड। सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड? बोल के किया, सामने वाले ने दोनों आपस में बात किया, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस। लिखित मत बोलो, ओरल भी हो सकता है, एक्सप्रेस ओरली भी हो सकता है। एवरीबॉडी क्लियर? इंप्लाइड, मैं अगर बस में चढ़ गया तो आई एम बाउंड टू पे मनी फॉर दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? इंप्लाइड।
ओके तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इंप्लाइड है। देखो ऐसा मत बोलना कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस है तो लिखा होगा, इंप्लाइड है तो ओरल है, ऐसा नहीं है। एक्सप्रेस मतलब कम्युनिकेट हुआ रहेगा, कम्युनिकेट हुए बिना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, दैट इज कॉल्ड इंप्लाइड। तीसरा और एक आता है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट, ये तो चैप्टर 6 में डील करेंगे ही। कॉसी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते मतलब दोनों पार्टी का इंटेंशन ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने का, पर फिर लॉ की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट है। फाइंडर ऑफ द गुड्स, उसको देने ही नहीं है पैसे। एग्जाम्पल एक फाइंडर ऑफ गुड्स है, ओके फाइंडर ऑफ पर्सन फाइंडर है, ओके उसको गुड्स मिले, ओके उसको वो देना ही नहीं है, उसको घड़ी मिली है, वो घड़ी देना ही नहीं चाहता मुझे, ओके क्या मैं उससे ले सकता हूं? पक्का? क्या मैं वो घड़ी के लिए कोर्ट में जा सकता हूं? क्या वो ऐसा बोल सकता है मुझे मिली है तो मेरी हो गई, ओके सीट पे रुमाल डाला तो मेरा हो गया सीट? वैसा कॉन्सेप्ट घड़ी फाइंडर ऑफ गुड्स के लिए नहीं होगा। कौन रोकता है इसको? कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स। आत्मा क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट और एक है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर ट्रांजैक्शन एंटर कैसे किया जाता है? ऑनलाइन, जिसका एग्जांपल आपको ऑलरेडी पता है, कौन सा वाला एग्जांपल है? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी आज के डेट में ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट ही है मैक्सिमम, जहां पर प्रपोजल ऑफर कैसे दिए जा रहे हैं? ऑनलाइन। ओके एक्सप्रेस है ना, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में आ जाता है ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्मेशन एंड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में बताइए कौन से कॉन्ट्रैक्ट? अब मेरे को आप बताइए, एग्जीक्यूटेड हो गया मतलब कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया, दोनों पार्टी ने अपने काम कर दिया। चैप्टर 4 में ये आता ही नहीं है, चैप्टर 4 में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं। चैप्टर 4 में रीजन सिंपल है, क्योंकि अगर एग्जीक्यूट हो चुका है चैप्टर 4 खत्म है, चैप्टर 4 खत्म और डैमेजेस भी नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों ने जो प्रॉमिस किया था वो फुलफिल हो चुका है। भारत माता की जय, समझा मालिक? लेकिन प्रॉब्लम किधर आती है? कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में? एग्जीक्यूटिव। इसीलिए चैप्टर 4 दिक्कत आती है। और एग्जीक्यूटिव में भी दो कॉन्सेप्ट है, एक है यूनिलैटरल और एक है बायलैटरल। यूनिलैटरल में एक पार्टी का बचा हुआ है, बायलैटरल में दोनों का बचा हुआ है, लेकिन दोनों में से एक का पार्ट हो चुका होगा। देखो जब तक स्टार्ट नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा। आत्मा क्लियर? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके तो ये क्या तीन अलग अलग क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है? यस, लेकिन तीनों आंसर इजी है, आराम से लिख पाओगे। थियोरेटिकल आंसर है, इजी है, लेकिन फर्क इसमें और है कि आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन आई डाउट कैसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, लेकिन ओके किस्मत सही रही तो आ गए। तो सर सवाल क्या आएगा? एक क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन वॉइड एंड वॉइडेबल, पहला क्वेश्चन। फिर अपन इलीगल पे बात करेंगे, तो पहले वॉइड और वॉइडेबल को क्लोज करिए। ओके सर पहले वॉइड और वॉइडेबल को बताए। अच्छा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट खत्म है? वॉइड। कौन सा खत्म हो भी सकता है, कंटिन्यू भी हो सकता है? वॉइडेबल। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया मालिक? तो विच कैन बी एनफोर्स, अच्छा ये समझ में आएगा ना? अच्छा विच कैन बी एनफोर्स्ड, वॉइडेबल में भी जब वो कंटिन्यू किया है। ओके कैन वॉइड बी एनफोर्स्ड? नॉट एट ऑल। ओके तो याद रखना। और वाइडेबल में भी अगर वो ऑप्शन अगर वो कंटिन्यू हुआ तो एनफोर्स कर सकता है, अगर वो ऑप्शन कंटिन्यू नहीं किया तो एनफोर्स नहीं होगा। याद आया मालिक? ओके याद रखना। सर वॉइड क्यों होता है? कॉज में अगर देखोगे तो कारण ऐसा है कि जो पार्टीज के हाथ में नहीं है, सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी है। अब पार्टीज के हाथ में नहीं है और ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। इसमें मैं कॉमन एग्जांपल कह देता हूं हमेशा। ओके सर कौशी एक बार फिर, ओके एक 5 मिनट कौशी को दिखते हैं। मेरे को एक चीज बताइए, मैं हमेशा ये कॉमन एग्जांपल देता हूँ हमेशा। ओके जब ये होता है सुपर विनिंग इंपॉसिबिलिटी, मैंने कश्मीर से कुछ ऑर्डर लिया था, ओके कुछ गुड्स डिलीवर करना था। ओके अब कश्मीर में जो ऑर्डर डिलीवर करना था उसमें रास्ते में एक ब्रिज जा रहा था, सारी आत्मा मेरे साथ है, वो ब्रिज टूट गया और गुड्स डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। अब क्वेश्चन है क्या गुड्स डिलीवर कर पाऊंगा? नहीं। डेट पे कर पाऊंगा? नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड। ओके क्या मेरे हाथ की बात थी क्या? तो वॉइड में मेरे हाथ की बात है ही नहीं। ओके कुछ लॉ चेंज हुआ, कुछ सर्कमस्टेंसेस चेंज हुआ जो मेरे हाथ का नहीं है, पर वॉइडेबल मेरे हाथ की बात है ना रे। ओके तो वॉइडेबल क्या बोलता है? वॉइडेबल इज विथ, ओके वॉइडेबल क्यों है? अगर कंसेंट उसका फ्री नहीं है, कंसेंट फ्री नहीं है तो उसका वॉइडेबल हो जाएगा मालिक। एवरीबॉडी कंसेंट फ्री नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, ओके कौन सा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जा सकता है? वॉइडेबल, अगर उसने डिसाइड किया है तो। और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं किया जा सकता? वॉइड। ओके और वॉइडेबल में आपको याद होगा, वॉइडेबल में ओके आपके पास ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन पूरी जिंदगी भर नहीं ले सकते। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ वॉइडेबल का, एक रिकॉल कर रहा हूँ। ओके बाबा ने मेरे को उल्लू बनाया, उल्लू नहीं बनाया, बाबा ने अच्छे से मेरे को सत्संग में लेके गए। ओके बाबा अपने बिठाए, ओके मैं मेरे को बोला बेटा इस दुनिया में रखा क्या है? मैंने बोला बाबा बहुत कुछ। ओके गाड़ियां है, बंगला है, ये है, घर है, घड़ी है, कपड़े है, टैबलेट है, लैपटॉप्स है, मोबाइल्स है, ओके ये सब है। उसके अलावा जंगल है, जानवर है, उसके अलावा रास्ते है। बाबा कंफ्यूज। ओके कमिंग ऑन द क्वेश्चन, का बाबा ने बोला अरे भाई मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूं, देख अमित ये नश्वर शरीर है, नश्वर शरीर, नश्वर बोलते ना जो नाश होने वाला है, ये एक शरीर नश्वर है,
इसका नाश होने वाला है। तो इतना तूने जो पैसा बनाया है क्या कर लेगा? ये जो गाड़ी ये चला रहा है क्या कर लेगा? मैं बोला बाबा सही बात बोले आप। ओके ये बोला जब तू जाएगा, क्या गाड़ी जाएगी तेरे साथ? रैंगलर जाएगी? नहीं। ये घड़ी जाएगी? नहीं। तो एक काम कर, घड़ी और रैंगलर दोनों इधर रख के जा। तभी मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आया, ओके मेरे दिमाग में ऐसा नहीं आया बाबा आप क्या करोगे घड़ी और रैंगलर का। लेकिन फिर मैं हो गया था ना, मैं वो हो गया था। ओके क्या हो गया था? इसको बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस हुआ क्या? बाबा ने मेरा गैर फायदा उठाया? यस। लेकिन उस दिन तो मेरे को नहीं मालूम पड़ा, नाजायज नहीं मेरे। अच्छा खतरनाक है आदमी, है ना, कुछ अलग ही टर्न लेता है। ऐसे टर्न ही गाड़ी तुम्हारी टर्न होती है। चला आदमी दुबई भेजेगा, तू जाएगा थाईलैंड। चला इधर बाबा बोल रहा है रखा क्या है शरीर में। तो भाई साहब अब 2 दिन तक तो मेरे को समझा ही नहीं, 2 दिन तक लगा बहुत सही बताया। 2 दिन के बाद मेरे को याद आया कि बाबा, अरे माँ कसम बाबा ने उल्लू बना, ये तो जरूर गलत है। 2 दिन के बाद कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता हूँ और मैं बाबा को बोल सकता हूँ पैसे वापस दो। और बाबा अगर नहीं देंगे क्या मैं कोर्ट में जा सकता हूँ? यस। कोर्ट में मेरे को प्रूव नहीं करना है, बाबा को प्रूव करना होगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मैं कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करना चाहता हूँ। याद आया? लेकिन इसका और एक किस्सा है। ओके 2 दिन में कुछ समझा नहीं, 3 दिन में कुछ समझा नहीं, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, अभी भी खोया हुआ वैसे ही। ओके 5 साल हो गया, आदि बड़ा हुआ। ओके अभी 5 नहीं 10 साल बीत गए, 10 साल बीत गए। ओके अभी आधा आदि हो गया अप्रोक्सीमेटली 15-16 साल का, 18 साल पकड़ लो। अब आदि लाइसेंस बनाने गया, लाइसेंस बना के लेके आया गाड़ी का और बोला पापा रैंगलर। मैं बोला दे दिया बाबा को। ओके बाबा को दे दिया मैंने तो रैंगलर। ओके बोले पापा ऐसे कैसे, गाड़ी तो मेरी होनी चाहिए थी। मैं बोला बेटा क्या रखा है, नश्वर शरीर है। ओके तो आदि बोलता है तेरे को जाना है तो जा, तेरे शरीर को छोड़कर मेरे को मत, मेरे को रैंगलर चाहिए चाहिए चाहिए, घड़ी भी, वो घड़ी भी चाहिए। ओके जो सीको वाली जो अपने आप घूम रही। ओके जो टाइटेनियम, अभी वर्ड आपको मालूम होगा, टिटानियम टाइटेनियम वर्ड समझ आ? टाइटेनियम लाइट वेट मैन, ये पॉइंट है, ये चाहिए ही चाहिए आदि बोल रहा। और मेरे को अचानक ध्यान आया, अरे यार आदि 15 साल पहले ना, ओके बाबा ने उल्लू बनाया क्लास में। मैं बाबा की क्लास में गया था, बाबा ने मेरे को बोला नश्वर शरीर है, ये है, अभी तक हुआ ही नहीं नाश, 15 साल हो गए। मैं तो सोचा 2-4 साल में नाश हो जाएगा। तो आदि बोला एक काम करते पापा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 19A। ओके वो फाउंडेशन पढ़ रहा वो बोला पापा सेक्शन 19A। मैं बोला चल बेटा कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जा। पहले बाबा के पास गए, बाबा मालूम पड़ा यही ना हमारा ए भाई तू ऐसे इंटरप्रिटेशन में भाई मजा कर रहा हूँ भाई। हाँ मतलब ऐसा हो सकता है ना ऐसा, बाबा जो बता रहे थे नश्वर शरीर है, मेरे को मालूम नहीं था बाबा अपने बारे में बता रहे थे। ओके बाद में मालूम पड़ा नहीं नहीं बाबा तो है। ओके बाबा को बोला मैंने, बाबा बाबा बोले बेटा तू आ गया वापस। मैं बोला हाँ बाबा। तो बोले और क्या देने आया है? मैं बोला देने नहीं बाबा लेने आया हूं। तो बाबा बोले क्या? बाबा वो रैंगलर दी थी ना मैंने आपको और घड़ी दी थी, आपने बोला था नश्वर शरीर। बाबा बोले बेटा तू वापस कैसे मांग सकता है, तू जो चीज छोड़ चुका है, डिटैचमेंट ये वर्ल्ड है। आदि बाजू में खड़ा था। ओके सर भाई पापा को और कुछ भी मत सिखाओ, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है, सेक्शन 19A अट्रैक्ट हो रहा है। बाबा बोले ओ बेटा तू लॉ की लैंग्वेज मुझे सिखाएगा? ओके ये मैं 18 साल पहले तेरे बाप से पढ़ चुका हूं। 18 साल पहले तेरे बाप ने मेरे को पढ़ाया था, याद है मेरे को अभी भी, तो मेरे को सिखा रहा है। फिर आदि आदि थोड़ा सा ऐसा डिस्कशन किया, फिर बाद में आया, फिर अब ये मना कर दिए बाबा। अब मैं कोर्ट में गया, क्या कोर्ट सुनवाई लड़ेगा? लड़ेगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? टाइम। अब तो इसका मतलब कितने साल में करना चाहिए? रीजनेबल टाइम। अगर मैंने आपको बताया रीजनेबल, लॉ कभी भी ऐसा बताएगा रीजनेबल टाइम। अब रीजनेबल टाइम क्या होगा? केस टू केस देखा जाएगा। ओके सर समझ में आ रहा है? इतने इसमें बीच में बाबा ने गाड़ी भेज दी मालूम पड़ा। तो कभी भी वॉइड और वॉइडेबल में डिफरेंस क्या होता है? देखो ना, वॉइडेबल एक चीज याद रखना, वॉइडेबल शुड बी वॉइडेड अवॉइडेड इन रीजनेबल टाइम। यू कैन टेक एनी एम्पल ऑफ टाइम इन कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस्टेक। अरे सोने देना यार, पाप लगेगा तेरे को यार। उसे बेचारे को झपकी लगी है, बाबा ने जैसे उसको सिखाया उसको भी सिखाया। क्या रखा है इस लॉ में? अब सबको यही सिखा रहा है, क्या रखा है इस लॉ में? नश्वर शरीर है।
ओके जाइए सर, साधना में जाइए। बहुत, क्या तेरी कोई साधना है? नहीं ना? हाँ ठीक है ना, फिर हो जाएगी। तो मेरा मेरा भाई और बहनों, अरे सवाल ये है मेरा, ओके मेरा पॉइंट ये है कि वॉइडेबल, देखो वॉइड तो वॉइड ही है, लॉ ने बोल दिया। वॉइडेबल रीजनेबल टाइम में वॉइड करना चाहिए। रीजनेबल टाइम में क्या करना चाहिए? वॉइड। आत्मा क्लियर? इफ एग्रीड पार्टी डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम, एग्रीड पार्टी विद इन रीजनेबल टाइम अगर इसको वॉइड नहीं करता है तो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल है। समझ में आया मालिक? यानी अभी बाबा वापस गाड़ी नहीं लेगा, देगा ही नहीं। रीजन सिंपल है, क्योंकि रीजनेबल टाइम खत्म हो चुका है। भारत माता की जय। मालिक एंड राइट्स में तो मैंने आपको बताया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई राइट्स नहीं है, लेकिन अगर आपको याद है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ राइट्स होते हैं। सर क्या राइट्स होते हैं? ओके जो अगर बेनिफिट्स हुए रहेगा तो वापस दो, कितना? एज मच एज नियर एज पॉसिबल। याद आया क्या? इसके लिए हमेशा अपन एक याद है गाय का बछड़ा, गाय दिया होगा और गाय दिया तभी उस टाइम पे गाय को बछड़ा हुआ, क्या बछड़ा भी वापस देना चाहिए? यस। ये कॉन्टेक्ट आप ध्यान रखना। ओके यानी बेनिफिट्स कुछ होंगे ना यार इस कॉन्ट्रैक्ट में, वापस देने पड़ेंगे। आत्मा क्लियर? और अगर माँ कसम रिसाइड नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब कैंसिल नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आपका तो जो जो जैसा है वैसा काम करना ही पड़ेगा। भारत माता की जय। जय मालिक। दूसरा क्वेश्चन है ओके वॉइड और इलीगल में डिफरेंस क्या है, जो मैंने आपको बताया। सबसे पहला पॉइंट ओके वॉइड एग्रीमेंट क्या इलीगल होते हैं मेरे बेवड़े दोस्तों? वॉइड एग्रीमेंट इलीगल होते हैं, लेकिन हर इलीगल पक्का। दूसरा सिनारियो क्या भाई वॉइड एग्रीमेंट फॉरबिडन बाय लॉ होते हैं? नहीं, ट्रांजैक्शन सही थे लेकिन कुछ कारणवश वॉइड हुआ। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट आर फॉरबिडन बाय किडनैपिंग, मर्डरिंग, फॉरबिडन बाय लॉ है भाई। ओके तीसरा सिना पनिशमेंट किस में रे? अगर वॉइड एग्रीमेंट में कोई कुछ कॉन्सेप्ट किया होगा तो क्या वो पनिशमेंट होगी उसमें? नहीं। ओके सर ये पनिशमेंट होगी, क्योंकि इलीगल एग्रीमेंट जो करना है ना वो कानूनन जुर्म है। उसके बारे में सोचना, उसके बारे में एग्रीमेंट में करना भी जुर्म में आ सकता है मालिक। और पिक्चर को मोटिव होके मत करना कैसे कोई पिक्चर में है, मैंने पिक्चर ऐसे बहुत सारी देखी होगी, जुर्म किया थोड़ा ना, सोचा था। ओके सोचना और उसको प्लॉट करना, उसके लिए प्लान करना कैन ऑल्सो लीड यू इनटू इंप्रिजनमेंट मालिक। बहुत सारे एलिमेंट्स है उसके। एविडेंस शेयर करता है वो, एविडेंस शेयर करता है आपके आगे के स्टेप्स क्या है। एग्जाम्पल तो चोरी करने जा रहा था, मैंने पकड़ लिया, मतलब उसके पहले ही पकड़ लिया, अब तो बोलेगा मैंने चोरी की किधर, की ही किधर मैंने, मैं तो आ रहा था ना, तूने करने दी क्या? नहीं मैं कर रहा था ना, मैं ढाप रहा था, तेरा फोन ढापने दिया। उसके पहले अभी जेल में, पर जेल में जाएगा नहीं ये, हाँ ये याद रखना, पिक्चर को देख के मत इंटरप्रिटेशन करना। अब इसके इसी कंटेक्स्ट में ये बोलते हैं पार्टीज में जो भी लीगल एग्रीमेंट है सीधा पनिशमेंट रहता मालिक, सीधा पनिशमेंट। वॉइड एग्रीमेंट में पनिशमेंट क्या सवाल नहीं उठता मालिक। ओके कोलेटरल एग्रीमेंट, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर कोलेटरल एग्रीमेंट। कौन सा कोलेटरल एग्रीमेंट कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं? कौन से कॉन्ट्रैक्ट में कोलेटरल एग्रीमेंट्स होते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। याद आया क्या मालिक? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो कौन से एग्रीमेंट्स होते हैं? कोलेटरल, क्योंकि कुछ हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस, आपने प्रीमियम दे दिया खत्म हो गया ना, पर इंश्योरेंस कंपनी मेरे पैसे कैसे कब देगी? जब गाड़ी ठुकेगी, ओके तभी देगी ना पैसे, तब तक तो थोड़ा ना देगी पैसे। तो कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ वाले कॉन्ट्रैक्ट्स याद रखना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी नहीं है, वॉइड में जरूरी नहीं है उसके कोलेटरल वॉइड हो जाए। मैं आपको याद दिलाता हूं इसमें, इफ रिमेंबर शायद याद है, ओके नहीं याद आ रहा है जिसको चैप्टर 4 आएगा ना तब याद रख लेना सब लोग, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता था। ओके मैंने आपको ये बताया था कि भाई यार एक मैं आपका घर खरीद रहा हूं, हाउस खरीद रहा हूं, ओके उसके लिए तुम मुझसे 8 करोड़ लोगे, और अगर मैंने हाउस गैम्बलिंग के लिए लिया तो तुम मुझसे 10 करोड़ लोगे। ओके तो अब मेरे को बताओ क्या ये गैम्बलिंग तो इलीगल, मतलब गैम्बलिंग का तो पॉइंट है ही नहीं, वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि गैम्बलिंग इज नॉट परमिटेड बाय लॉ। ओके तो ये वॉइड है, लेकिन क्या घर बेच सकता हूं 8 करोड़ में? यस। अच्छा याद रखना, मिक्स मत करना, ये मैंने आपको समझाया था। रेसिप्रोकल प्रॉमिस में, ओके मैं वापस बोल रहा हूं, सब लोग किसी को भी याद नहीं रहेगा, मां कसम बहुत तोड़ कॉन्सेप्ट है भाई। अगर मैं बोल रहा हूं, अगर याद रखना क्वेश्चन, और मैं इसीलिए अभी बता के रख रहा हूं, अगर क्योंकि कल कंसिडरेशन मतलब कंसिडरेशन करूंगा, कंसिडरेशन केस में अगर ये कंसिडरेशन है, सपोज ये कंसिडरेशन है, इसमें से पार्ट ऑफ कंसिडरेशन लीगल है, ये पार्ट इलीगल है, ये पूरा पूरा इलीगल है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा वाइड है। रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में, रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस में, ओके रेसिप्रोकल प्रॉमिस में एक प्रॉमिस होता है, दूसरा और एक प्रॉमिस होता है। जब प्रॉमिसेस होते हैं उसमें से एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस सही है, एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस गलत है, इलीगल है, तो ये आप परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये परफॉर्म कर सकते हो, ये याद रखना। लेकिन अगर मैंने बोला पार्ट इलीगल है पार्ट लीगल है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड,
आग बंद करके व्हाइट, सेक्शन 24, 23, 24 याद रहेगा क्या मालिक? याद है ना मालिक? ओके, कंसिडरेशन इलीगल है 23, ओके, पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इलीगल है 24, तो पार्ट ऑफ कंसिडरेशन भी इलीगल रहा तो पूरा इलीगल है। ओके, लेकिन एक रेसिप्रोकल कॉन्टेक्स्ट का याद रखना, रेसिप्रोकल कॉन्टेक्स्ट में एकदम क्लियरली ये पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा, और आप जितना अच्छे से ध्यान रखोगे उतना अच्छा रखना। और रेसिप्रोकल के साथ में और एक आपको इंडिविजुअल पॉइंट है, तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर समझाया है कि अगर आपके कोई कोलेटरल एग्रीमेंट्स है, उसके साथ वाले एग्रीमेंट है, ओके, ये जरूरी नहीं है कि वो एग्रीमेंट भी वॉइड होंगे, वो एग्रीमेंट वैलिड हो सकते हैं। ओके, लेकिन अगर इलीगल एग्रीमेंट है तो उसके कोलेटरल एग्रीमेंट भी वॉइड हो गए। भारत माता की जय। एवरीबॉडी क्लियर? ओके ओके, एक सर जब डोनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और कोर्ट में जाकर बोला अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ है, ओके, यही तो तुम समझे नहीं। फिर चैप्टर 3 की कहानी में ये तो बताया, मेरे को बताओ डोनेशन दिया था, मैं अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, और मैं जाके बोल रहा हूँ अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मेरे को बताओ किसको प्रूव करना है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था? मुझे थोड़ा ना करना है। मैंने डोनेशन दिया, अनड्यू इन्फ्लुएंस की दिया, मैं आज भले अच्छे इच्छा से दिया, कल मेरे को लग रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मैं जाके कोर्ट को बोल रहा हूँ अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कोर्ट को कौन प्रूव करेगा कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था? तो अदर पर्सन रे। इसलिए तो लॉ ने क्लियर दिया है, क्योंकि मेरी सुनवाई नहीं सुन रहा है कोर्ट। कोर्ट बोल रहा है ठीक है तू एप्लीकेशन हुआ ना, ओके, तू चुपचाप रहो अभी, अब मेरे को देखने दे तेरा अनड्यू इन्फ्लुएंस था कि नहीं था। और इसमें एग्जांपल कैसे था, एग्जांपल क्या दिया था, मैं इसको अभी बता दे रहा हूं, वैसे चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं बता दे रहा हूं। मेरे को बताओ, ओके, अगर यूजुअली मैं बाबा को हर एक 6 महीने में लाख लाख रुपए डोनेशन करता हूं, और अभी मैंने जो घड़ी ली है वो लाख रुपए की है, एग्जांपल लेते हैं, घड़ी लाख रुपए की दी हुई है, अब मेरे को बताओ, और बाद में मैं कोर्ट में जाके बोलता हूं मैंने घड़ी जो दी है वो अनड्यू इन्फ्लुएंस से दी है। क्वेश्चन है, लॉ जज साहब मुझसे नहीं पूछेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस था या नहीं था, जज साहब किसको पूछेंगे? कृष्णा को पूछेंगे, कृष्णा को बोलेंगे ओ कृष्णा भाई साहब, ओके, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं था, ये प्रूव करो तुम। तो कृष्णा भाई साहब क्या दिखाएगा? कृष्णा भाई साहब दिखाएगा, देखो भाई साहब, अमित है ना हमेशा 1 लाख रुपए का डोनेशन करता है, हर 3 महीने में आता है 1 लाख रुपए मुझे देके जाता है, इस बार 3 महीने हो गए, 3 महीने के बाद आया है, अभी 1 लाख रुपए की जगह उसने क्या दिया? घड़ी, और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस कैसे है? फिर जैसा बोलेगा हाँ अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है कि नहीं है, प्रूव किसको करना है? जिसके ऊपर हुआ है या जिसने किया है? जिसके ऊपर, क्या रे पंटर, जिसके ऊपर हुआ है जिसने किया है, जिसने किया अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसको प्रूव करना कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया। याद रखना अनड्यू इन्फ्लुएंस की कहानी में ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है मालिक। आत्मा क्लियर? ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट। ओके, ये हुआ अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो सबको समझ में आ गया? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन वाला है, ये तुम्हारी किस्मत रही तो आ सकते हैं, बोनस रहेगा तो मतलब ये रहेगा, एल्स ओके गो थ्रू करने का, इग्नोर करने का। ओके, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पे, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में, ओके, कोई केस लॉ याद रखने की जरूरत नहीं है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ओके, वर्डिंग्स पे जाते जाइए। इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में एक हाईलाइट कर रखना, एक है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। कौन से कॉन्ट्रैक्ट? टैसिट। ओके, अगर आपको याद होगा टैसिट कॉन्ट्रैक्ट भी कौन से कॉन्ट्रैक्ट माने गए हैं? इंप्लाइड। ओके, जिसके अंदर एग्जांपल मैंने एटीएम से पैसे निकाले, अगर एटीएम से पैसे निकालने की बात करें तो वो कौन सा है? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। और टैसिट कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? साइलेंट। ओके, इसको भी हम इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट में ही डालते हैं मालिक। ओके, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट आर दोस दैट आर इन्फर्ड थ्रू द कंडक्ट ऑफ पार्टीज विदाउट एनी वर्ड्स स्पोकन और रिटन। अच्छा, मैंने कुछ बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया तो, लिख के कॉन्ट्रैक्ट किया तो एक्सप्रेस। इंप्लाइड में बोल के किया तो इंप्लाइड मत कर देना। ओके, जो भी बोला हुआ रहेगा या रिटन क्या होगा तो कौन सा होगा? एक्सप्रेस। और अगर एक्शंस के थ्रू हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंप्लाइड। बाकी तो ठीक है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, वैसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आप चैप्टर कहां पर पढ़ोगे? 6 में। पर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में मैं आपको बस इतना बता सकता हूं। ओके, अच्छा स्क्रीन पे देखो इधर, ये 2 पर्सन है। ओके, ये ए है, ये बी है। अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मेरे को बताओ कितनी रिक्वायरमेंट्स ध्यान रखनी होगी? 11। 11 कैसे होगा? 6 5 याद आया? 6 5 6 फटाफट बोलो, फटाफट। एग्रीमेंट होना चाहिए दोनों के बीच में, कैपेसिटी टू एंटर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली वॉइड होना चाहिए। उसके अलावा और 5 2 पार्टीज होने चाहिए। ओके, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने वाला चाहिए। ओके, कुछ फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हो सकती है वो देखनी चाहिए, फॉर्मेलिटीज। उसके अलावा वॉइड नहीं होने चाहिए, मतलब परफॉर्मेंस वाला नहीं होना चाहिए, इंपॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होना चाहिए, एंड सर्टेनिटी। ओके, यानी एग्जांपल सर्टेन क्लियरली मेंशन करना चाहिए आप क्या ट्रांजेक्शन कर रहे हो। याद है आत्मा? एवरीबॉडी? ओके, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में यही सब मिसिंग है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में यही सब मिसिंग है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में ए और बी जो है इन दोनों के पास कंसेंट नहीं है, कंसेंट है ही नहीं, कंसिडरेशन भी नहीं होगा, हो सकता है
एग्जाम्पल, तू मेरा, तेरे को मेरे घूमे हुए गुड्स मिले, एग्जाम्पल तेरे को चश्मा मिला मेरा हुआ, तू मुझे आगे दे रहा है, मैं शायद तेरे को पैसे ना दूं, कंसिडरेशन भी नहीं होगा, कंसेंट भी नहीं होगा, कुछ नहीं है इसमें, इसमें जो आपने अभी पढ़ा वो ही नहीं है, लेकिन फिर भी कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? लॉ बोलता है। कौन बोलता है? लॉ। सेक्शन नंबर क्या है कॉसी कॉन्ट्रैक्ट से? 60, 70 नहीं, कॉसी का 68 से लेकर 72, 68, 69, 70, 71, 72, ये 5 में आप अगर देखोगे तो 2 पार्टीज है, लेकिन दोनों पार्टी का कंसेंट नहीं है। 2 पार्टीज है, दोनों पार्टीज का ओके कोई ऑब्लिगेशन भी नहीं है, लेकिन मतलब ऑब्लिगेशन मतलब खुद ने डिसाइड नहीं किया कुन, लेकिन किसने ऑब्लिगेशन तैयार किया? लॉ। तो भाई साहब कॉसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? ओके, कॉसी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एन एक्चुअल contract, but it resembles a contract. It is created by law under certain circumstances. How many circumstances are there? 5 circumstances आपको ध्यान रखनी है। 68, 69, 70, 71, 72. आत्मा clear? The law creates and enforces legal rights and obligations when no real contract exists. Such obligations are known as quasi contracts. In other words, it's a contract which there is no intention and but there is a contract. तो सर implied और quasi में क्या difference है? इंप्लाइड और कॉसी में क्या डिफरेंस है? इंप्लाइड में कॉन्ट्रैक्ट का कंसेंट है, हमारा इंटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना, लेकिन हमने वर्ड शब्दों में या लिखित जाहिर नहीं किया है, हमने हमारे एक्शन से किया है। कॉसी में हमको कॉन्ट्रैक्ट ही अरे नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करना है, बात खत्म, फिर भी लॉ बोलता है करना पड़ेगा। ओके, आत्मा क्लियर? ओके, मेरे ख्याल से कॉसी कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन वाले बंडल लोग भी समझ में आ गया। ओके, और ये वाला कॉन्सेप्ट 4th वाला पॉइंट भी आपके लिए इजी आंसर है। तो ये 4 पॉइंट आपको ध्यान रहना चाहिए। इसके बाद वाले बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, ओके, इसके ऊपर चैप्टर 4 ही देखना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन है अभी, क्योंकि अभी आप मैच्योर हो चुके हो। अगर मैच्योर नहीं हुए तो भाई एग्जीक्यूटिव पे अपना 1 घंटा डाल सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा डाल सकते हैं अपन, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव क्या हो सकते हैं। ओके, बट टू द एक्सटेंट ये हुआ आपका पहला बेस। अब सर बढ़ते आगे की तरफ, जहां पर आपको बोला जाता है प्रपोजल और ऑफर क्या है। ओके, इतना सा पॉइंट अपन आज कर लेते हैं, फिर अपन इसके ऊपर एंड करते हैं। प्रपोजल वाली कहानी को बताते हैं। प्रपोजल वाले इसमें ओके, प्रपोजल का कॉन्सेप्ट क्या है? व्हाट इज एन ऑफर और व्हाट इज ए प्रपोजल? डिफाइन करिए। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एब्सटेन? नहीं करना, या तो मैं करना चाहता हूं या नहीं। अब्सटेन मतलब नहीं करना, हाँ, किसी को रोकना नहीं। एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, ओके, नॉट टू डू। हाँ, ओके, मैं पैसे देता हूं, कोर्ट में मत जाना, तो मतलब मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा। ओके, तो मुझे पैसे दे दे तो मैं ये नहीं करूंगा। दिस इज कॉल्ड एब्सटेन। ओके, या तो करना या तो नहीं करना। मैंने ऑफर तुम्हें दिया है। ओके, वापस आते हैं। सबसे पहले वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, ओके, क्या? 2 चीज, या तो विलिंगनेस या तो अब्सटेन। ओके, उसमें उसका व्यू क्या है? टू ऑब्टेन एन एसेंट। एसेंट मतलब क्या? सामने वाले का एक्सेप्टेंस। ओके, एसेंट ऑफ दैट अदर टू सच एक्ट और एब्सिस्टेंस। सच एक्ट मतलब विलिंगनेस और एब्सिस्टेंस मतलब नहीं करना। इज कॉल्ड इज सेड टू बी मेक अ प्रपोजल। तो प्रपोजल को डिफाइन करिए, प्रपोजल या ऑफर। ऑफर और प्रपोजल क्या होता है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtain assent of other to such act or abstain is known as to make an offer। आत्मा क्लियर? लेकिन ऑफर के कंटेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस ऑफर के कुछ एसेंशियल्स है, और ये एसेंशियल्स के ऊपर आपको सवाल आ सकता है। शायद आपको याद हो गया, ये एसेंशियल के ऊपर ही आपको इंडिविजुअल सवाल बहुत सारे हो सकते हैं। तो एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर क्या है? सबसे पहला पॉइंट, जो पहले तो एक बेसिक पढ़ लेते हैं, 5 आंसर है। एसेंशियल मतलब इसके डेफिनेशन को थ्रू आउट करना है। सबसे पहला, इसके अंदर 2 बंदे होते हैं। कौन 2 बंदे? और कौन होता है? प्रपोजर एंड क्या बोला है? द पर्सन हु इज मेकिंग ए प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिसर और ऑफरर। प्रॉमिसर और ऑफरर, जिसने ऑफर दिया है। और जो बंदा है जिसको ये प्रपोजल दिया गया है, ओके, वो कौन है? जो प्रॉमिसी बोलते हैं उसको अपन, और एक्सेप्टर याद है ना सर? पर ये एक्सेप्टर कब माना जाएगा? जब वो एक्सेप्ट करेगा। जब तक वो एक्सेप्ट नहीं करता तब तक वो ऑफरी। तो अगर मैंने तुझे एक ऑफर दिया है, मेरी गाड़ी बेचना चाहता हूं, ओके, मैंने ऑफर दिया, तू खरीदेगा कि नहीं? तूने अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं दिया, तो मैं कौन? ऑफरर। तू कौन? ऑफरी। एक्सेप्टर नहीं है। जिस दिन तू बोलेगा हाँ मैं तेरी गाड़ी खरीदने वाला हूं, ओके, इतने रुपए में, ओके, दैट्स इट, तू क्या बन गया? एक्सेप्टर। तो ऑफरी बिकम एक्सेप्टर।
और इसको अगर अपन टेक्निकली बात करें तो प्रोमिसर और प्रोमिसी हो गया। लेकिन प्रोमिसर प्रोमिसी को मैंने आपको पहले भी बताया था, चैप्टर 1 में मत घुसड़िए, चैप्टर 2 के बाद उसको ही रखना है। और मैं आपको बता रहा हूँ एक एक केस के हिसाब से प्रोमिसर प्रोमिसी होगा। ओके मेरे को बताइए, ओके मेरे को बताइए, मैंने तुम्हें गाड़ी देने का प्रॉमिस किया, मैं कौन? प्रॉमिसर। तुम कौन? प्रॉमिसी। फ्री में दे रहे हो क्या गाड़ी? कुछ कंसिडरेशन होगा? तो तुमने क्या बोला, मैं कितना दूंगा? 10 लाख। अभी 10 लाख देने का, अब मेरे को बता 10 लाख देने का प्रॉमिस किसने किया? तूने और मेरे लिए। तो अब जब लॉ पढ़ा जाएगा आगे 101%, ओके, जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तब तक आप सिर्फ नजर मेरे पर टिका के रखोगे, क्योंकि मैंने क्या दिया था? प्रपोजल, और तुमने क्या किया था? एक्सेप्टेंस। तो नजर मेरे पर टिकी है, फिर तुम पर गई, फिर तुमने हाँ बोला, फिर कॉन्ट्रैक्ट बना। लेकिन जब आगे के चैप्टर में जाओगे, प्रॉमिसर प्रॉमिसी डिसाइड करने का, जिसके अंदर कोई केस में मैं भी बन सकता हूं प्रॉमिसर, तू बन सकता है प्रॉमिसी। कोई केस में तू प्रॉमिसर बन सकता है, मैं प्रॉमिसी। क्योंकि ऐसा हो सकता है मैंने गाड़ी दे दी, तूने पैसे नहीं दिए। अभी तो बोलेगा सर प्रॉमिसर ने तो प्रॉमिस फुलफिल कर दिया, और तू प्रॉमिसी है, घंटा मैं प्रॉमिस फुलफिल करूंगा। अरे भाई पैसे देने का प्रॉमिस किसने किया था? मैंने गाड़ी देने का प्रॉमिस तुमको किया, पैसे देने का प्रॉमिस किसने किया? अब मेरे को बता, पैसे देने का प्रॉमिस कौन फुलफिल करेगा? तो पैसे देने के लिए प्रॉमिस कौन, प्रॉमिसर कौन है? ओके, और प्रॉमिसी कौन है? मैं। ओके, और गाड़ी देने के इसमें प्रॉमिसर कौन है? मैं। और गाड़ी लेने वाला कौन है? प्रॉमिसी। आत्मा क्लियर? याद रखना, ओके, ये चैप्टर 4 में यही है। प्रॉब्लम खाली चैप्टर 4 में आएगी जब क्वेश्चन लिखा जाएगा। तो ए और बी जो भी देखोगे, ए ऑफर्ड समथिंग टू बी एक्सेप्टेड, ओके, बेस्ड ऑन कुछ करने के लिए जो भी पेमेंट है, क्या दोनों प्रॉमिसर हो सकते हैं? क्या दोनों प्रॉमिसर हो सकते हैं? यस। ओके, क्या ऐसा हो सकता है एक ही प्रॉमिसर हो? यस। एग्जांपल बोल रहा हूं, तूने बोला 10 लाख अभी का भी देता हूं, गाड़ी दे देना। अब मेरे को बता, तूने कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूट आधा पार्ट तो हो चुका ना। अब मेरे को बता, उस कॉन्ट्रैक्ट में एग्जीक्यूटर मतलब प्रॉमिसर कौन बचा है? सिर्फ मैं। तो केस 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 में आपको चैप्टर 4 में ध्यान पड़ेगा। आत्मा क्लियर? ठीक है, दूसरा सिनेरियो, ओके, फॉर ए वैलिड ऑफर पर्सन जो भी मेक कर रहा है उसने क्या करना है? उसका विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू समथिंग। ये तो आपको समझ में आ चुका है। ओके, या तो करूंगा नहीं तो नहीं करूंगा। ओके, द विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस विद व्यू टू ऑब्टेन एन असेंट ऑफ द पार्टी टू ऑफर इज मेड। ओके, जिसको विलिंगनेस दिया है, मेरे को विलिंगनेस जो चाहिए उसके लिए क्या चाहिए? तुम्हारा असेंट। एंड आखिरी कॉन्सेप्ट है, ओके, यहाँ पर इन शॉर्ट आपका जो ऑफर है वो क्या हो सकता है? दो, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आत्मा क्लियर? इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव? डूइंग समथिंग इज पॉजिटिव, abstain from something is negative. ओके, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सवाल आने का सवाल उठता नहीं है। ओके, इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स मेन करता है, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑफर इज देयर? अच्छा, उसके पहले एक कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिया, काइंड्स ऑफ ऑफर, ये छोड़ दीजिए, एक बार रीड मार के कॉन्सेप्ट करिए। हाउ ऑफर कैन बी मेड? एक्सप्रेस ऑफर और इंप्लाइड ऑफर, और टू हुम इट इज मेड, जनरल और स्पेसिफिक। इसको अपन आगे एक कंसोलिडेटेड व्यू में देख रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर। क्या बोलते हैं सर? कितने प्रकार के ऑफर होंगे मालिक? ओके, 5 नाम बोल। जनरल, स्पेशल, काउंटर, क्रॉस, स्टैंडिंग। बहुत इजी है। सबसे पहले मैंने दुनिया को ऑफर किया, मैंने सिर्फ इसको बोला, इसको स्पेसिफिक, स्पेशल बोलते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड स्पेशल? जनरल में मतलब बहुत सारे लोग होंगे, या मतलब एक से 2-4 भी हो सकते हैं, वो जनरल हो सकता है। एक से ज्यादा हो गया तो जनरल ऑफर चला जाता है। लेकिन अगर मैंने स्पेसिफिकली बोला यही, इसका मतलब कौन सा ऑफर? स्पेशल ऑफर। अगर मैं कंपनी लॉ की बात करूं, तो अपन जब कुछ करते हैं, मतलब कंपनी लॉ में शेयर्स अलॉट किए जाते हैं, तो उसके लिए जब आप ऑफर करते हो, एक जनरल ऑफर होता है, एक स्पेशल ऑफर होता है। यानी एक जन को मैं बोलूंगा, एक है दुनिया को बोलूंगा। तो जब अपन एक प्रोस्पेक्टस निकालते हैं, प्रोस्पेक्टस, ओके, तो प्रोस्पेक्टस से तुम मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म देते हो, यूजुअली ये जनरल वाला होता है, पर ये ऑफर नहीं है वैसे। हाँ, मैं आपको बता दूं, ऑफर नहीं होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वैसा होता है जनरली। लेकिन अगर मैं एक स्पेसिफिक पर्सन को बोल रहा हूं, तेरे कोई, ओके, इसका मतलब क्या है? स्पेशल। स्पेसिफिक मतलब स्पेशल। आत्मा क्लियर? ओके, दोनों के केस में आपको 2 केस स्टडी का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। जनरल ऑफर में याद रखना है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल। अगर आपको याद होगा कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, ओके, उसके अंदर याद है, ओके, उसने कुछ जैसा बोला था, वो इन्फ्लुएंजा नहीं होगा ऐसा अनाउंस किया था, और अगर इन्फ्लुएंजा हुआ तो मैं आपको इनाम दूंगा। ओके, क्या उसको इन्फ्लुएंजा हुआ वो करने के बाद भी? यस। अब क्वेश्चन आया कोर्ट में कि ये कर सकते हैं क्या, क्योंकि जो कंपनी है कार्बोलिक स्मोक बॉल, वो तो बोल रही थी भाई मैंने तो एक स्पेसिफिक पर्सन को बोला था। ऐसा नहीं है, वो किसको ऑफर गया? जनरल। वो ऐसा बोल रही थी कि न्यूज़पेपर में ऐड दिया था, तो आपने जब न्यूज़पेपर में ऐड दिया तो एनीबडी वाचिंग दैट न्यूज़पेपर ऐड कैन एक्सेप्ट द ऑफर।
एनीबडी वॉचिंग दैट न्यूज़पेपर एड कैन एक्सेप्ट द ऑफर। बट आपको याद होना चाहिए न्यूज़पेपर की एड की जानकारी अगर आपको नहीं है तो यह ऑफर नहीं होगा। यानी पॉइंट ये अपन आगे देखेंगे। ओके एक्सेप्टेंस में इफ यू रिमेंबर एक मैंने नौकर को भेजा मेरी नीस को ढूंढने के लिए। ओके उसके बाद मैंने बोला नीस परफेक्ट। याद आया क्या कुछ ये पॉइंट में? तो याद रखना जब तक ऑफर नॉलेज हो, ऑफर का नॉलेज भी होना चाहिए। तो आप बोल रहे हो जनरल ऑफर है तो उसका नॉलेज नहीं रहा तो चलेगा क्या? आंसर इज नो। दूसरा पॉइंट स्पेशल ऑफर बोल्टन वर्सेस जोन्स। अगर आपको याद होगा इसमें इस केस में क्या होता, एक मैंने एक जन को ऑर्डर दिया था ओके और वो सामने वाले पार्टी ने बोला अरे यार ये ऑर्डर इससे पैसे आने बाकी है तो एक काम करते हैं वो ऑर्डर मैं ही फुलफिल कर देता हूं। ओके ये कंटेक्स्ट में वो सेटलमेंट नहीं हुआ। ओके जिसको जो डिस्कशन करना है वो पॉइंट मैं करता बाद में, लेकिन बोल्टन वर्सेस जोन्स याद रखना। बोल्टन वर्सेस जोन्स ये दो केस लॉ आपको चाहिए, जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर। ये यहां पर अगर केस लॉ देखोगे तो केस लॉ नहीं लिखे हुए, केस लॉ आगे मिलेंगे आपको जब कैटेगरीज ऑफ ऑफर देखोगे। इसके बाद आता है तीसरा आता है क्रॉस ऑफर। सर व्हाट इज ए क्रॉस ऑफर? मैंने तुझे ऑफर किया ओके और तूने मुझे ऑफर किया, दैट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। नाउ व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्रॉस ऑफर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? क्रॉस ऑफर है, अच्छा क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर दोनों अलग अलग है। क्रॉस ऑफर में क्या होता है, मैंने क्रॉस ऑफर को समझो, मैंने तेरे को बोला मैं गाड़ी बेच रहा हूं 10 लाख में और तूने मुझे पूछा उसी टाइम पे कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं 10 लाख में। एक ही चीज एक ही अमाउंट सब कुछ वैसा, तूने भी मुझे दिया और मैंने भी तुझे तेरे को बोला और तूने भी मेरे को बोला। इट इज कॉल्ड क्रॉस ऑफर। क्रॉस ऑफर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है क्या? ओके इसमें आपको यह समझना है जो दूसरा ऑफर है ना वो एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। समझ में आया? तो क्रॉस ऑफर एक्सेप्टेंस माना नहीं जाएगा, बस ये है। तो दो इन शॉर्ट दो ऑफर एक दूसरे के जैसे, और पर ऑफर कैसे होने चाहिए? सेम। अच्छा मैंने बोला तुमको गाड़ी दे रहा हूं मैं 10 लाख में, तुम बोल रहे हो मैं तुम्हारी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, क्रॉस ही दिया, तुमने देखा ही नहीं है लेटर मेरा, और तुमने बोला मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो 9 लाख में, क्या ये क्रॉस ऑफर माना जाएगा? ये सेपरेट ऑफर्स है। क्यों सर? अमाउंट अलग है। क्रॉस ऑफर में मैंने क्या बोला? सेम होना चाहिए। भारत माता की जय। समझा मालिक? तो काउंटर ऑफर क्या है फिर? काउंटर ऑफर मतलब मैंने तुझे ऑफर दिया था ओके उस ऑफर को तूने बंद किया, कैंसिल किया और चेंज किया टर्म्स एंड कंडीशंस और मुझे वापस ऑफर दिया। ओके तो इस काउंटर ऑफर में कहानी क्या होती है? ओरिजिनल ऑफर कैंसिल हो जाता है ओके और जो नया ऑफर दिया गया है वही सर्वाइव करेगा। दिस इज कॉल्ड काउंटर ऑफर। याद आएगा मालिक? तो काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर में फर्क क्या है? क्रॉस ऑफर में दो ऑफर्स है और एक दूसरे के लिए वो एक्सेप्टेंस नहीं है। काउंटर ऑफर में मैंने पहला ऑफर तुझे दिया ओके तूने उसको रिजेक्ट किया क्योंकि तूने काउंटर किया, तो पहला ऑफर रिजेक्टेड माना जाता है। पहला ऑफर क्या माना जाता है? रिजेक्टेड। और फिर तूने मुझे एक ऑफर दिया ओके नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड ये काउंटर ऑफर है। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या है सीन? अगर पहला ऑफर मैंने दिया था तेरे को, मैंने क्या ऑफर दिया था? मैंने पहला कौन सा ऑफर दिया था तेरे को? मेरे को पहला ऑफर कौन सा दिया था मेरे को बताओ? तेरे को गाड़ी देने का 10 लाख का, तूने क्या बोला कितने में खरीदेगा? 9 लाख। ओके मैंने नहीं बोला, तू बोला चलो 10 लाख में लेता हूं, मैं बोला अभी 10 में भी नहीं देना है। ओके अब तू बोलेगा अरे ऑफर किया था तूने मुझे, तूने जैसे ही काउंटर किया ओरिजिनल ऑफर स्टैंड्स कैंसल्ड लॉ है, तू कोर्ट में नहीं जा सकता इसके लिए। इज दैट पॉइंट क्लियर? ओके ये होने के बाद तेरा और एक क्लास है, कौन सा वाला? स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर। कौन सा ऑफर? स्टैंडिंग और कंटिन्यू। व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टैंडिंग और कंटिन्यूइंग ऑफर? एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ऑफर ओपन होता है। ओके स्टैंडिंग ऑफर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? ओके पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओके वो ओपन होता है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर ओके ओपन ऑफर। ओके यूजुअली अगर आपको याद होगा टेंडर्स ओके एग्जांपल मुझे गुड्स खरीदने हैं, अपनी कंपनी है एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड, अभी प्राइवेट लिमिटेड तो मालूम ही है, एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी है और कंपनी को है ना कंप्यूटर खरीदने का है। कंपनी के डायरेक्टर ऐसे जाके दुकान से नहीं खरीदेंगे, इनकी पॉलिसी प्रोसीजर आर्टिकल में लिखा है जब भी कंप्यूटर खरीदा जाएगा ओके कोटेशन मंगाने का, उसके बाद ओआर पास करवाने का। अब मेरे को बताओ ओके जब ये कोटेशन मंगाएंगे इसका मतलब वो क्या होगा? ओके वो कोटेशन अभी के अभी मंगाएंगे और अभी के अभी देगा क्या? अगले 2 दिन के अंदर जिसको कंप्यूटर बेचने वो मुझे कोटेशन दे दो ओके ये कॉन्फ़िगरेशन के हमें कंप्यूटर चाहिए, आप कितने भेजोगे? तो जो 2 दिन में मेरे पास कोटेशन के लिए जो भी टेंडर्स मिलेंगे ये कॉन्सेप्ट रहेगा वो 2 दिन। दिस 2 दिन का टाइमलाइन इज नथिंग बट स्टैंडिंग ऑफर ओपन ऑफर। आत्मा क्लियर? ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो मेरा क्वेश्चन है कितने प्रकार के ऑफर है? क्लासिफिकेशन ऑफर कितने प्रकार के हैं? 5। नाम बोल। स्पेसिफिक, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर। डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो तोड़ रहेगा मालिक। आत्मा क्लियर? ओके अपन मिलते हैं डे आफ्टर टुमारो यही कंटिन्यू करेंगे ओके और इस कॉन्सेप्ट का एक चीज ध्यान रख लेना ओके जिनके पास जो पॉइंट रहेगा आप एक बार प्रैक्टिसिंग चालू कर लेना ओके जैसे ही अपना बैच होता है
बैच का दिन होता है, आपसे रिक्वेस्ट है अब ओके घर पे जाके एक दो आंसर लिख देना, कोई भी एक तुम्हारे हिसाब से जो आंसर लेना है। सर क्या क्वेश्चन बैंक में हो रहा है, उठाइए क्वेश्चन बैंक। मैंने आपको बताया एक प्रोसेस, ये खत्म होते ही क्वेश्चन बैंक अपन करेंगे। ये प्रोसेस अभी आपका कंटिन्यूस लगे समझ लो, बस खाली टाइम चेंज हो जाएगा अपना। टाइम तुम क्लास में आ रहे हो पर क्वेश्चन बैंक मतलब टाइम जो रहेगा वो अपन ये अपन क्वेश्चन बैंक वाला वो प्रोसेस, फिर रिवीजन कंटिन्यूस टीआरबी जैसा मैंने आपको बताया, ये प्रोसेस पकड़ के ये पूरा पकड़ के चलो। ओके खाली दिवाली की जितनी छुट्टी लेनी उतनी ले लो, जितनी मतलब दिवाली वाली है ना, फटाके फोड़ने जितनी। ओके उसके बाद वापस काम धंधे पे लगने का मालिक। तो मालिक सी यू टुमारो, आसला विस्ता, टुमारो नहीं डे आफ्टर टुमारो, तो हैप्पी दशहरा, एंजॉय टुमारो। आगे कल नहीं है ना तुम्हारा लेक्चर, कोई भी नहीं ना कि रावण जलाने आने वाले हो? अरे टेस्ट, कल मैथ्स का टेस्ट है। तोड़ मैन। अच्छा एक चीज, एक काम करना खाली, ओके वन थिंग एवरीबडी शुड डू, एक बार कंपनी एक्ट पूरा अच्छे से पढ़ लो, वैसे पढ़ लिया है वापस एक बार गो थ्रू कर लो, कोई भी डाउट है मेरे को पूछ लो, क्योंकि डे आफ्टर टुमारो मैं रिवीजन वाला पॉइंट खत्म कर दूंगा, रिवीजन वाला। तो कोई भी डाउट रहा तो आप मेरे को पूछ लो, याद रखना। फिर अगर किस दिन मेरा मन किया और मैंने तुमसे कुछ पूछा और आंसर नहीं आया, समझा क्या क्या होएगा बाद में? वापस दिवाली हो जाएगी।